चक्रं जलौकाम् दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं भोजनेत्रं ताराम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। शंखं चक्रं जलौकाम् दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। सभी वैद्यों को नमस्कार। आयुष दर्पण के द्वारा इस आयोजित क्लिनिकल संभाषा सत्र में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रूपाली गुर्जर जी और आप सभी अक्टूबर के व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर चुके हैं धीरे धीरे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आयुष दर्पण के व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जो कि अक्टूबर का ग्रुप बना दिया गया है, ताकि आपको निर्बाध गति से वाले प्रोग्राम्स की जानकारी मिलती रहे। आपसे रिक्वेस्ट है। और हमारे साथ में यहाँ पे मैडम अंजना सक्सेना जी, गौतम ध्रुवे जी आदि सभी लोग यहाँ पे हाजिर हो चुके हैं। आज मैं आपको एक अपना अनुभव बताता हूँ, क्योंकि मेरा एक अनुभव है। मैं वैसे काय चिकित्सा का व्यक्ति हूँ और पंचकर्म भी पढ़ाता हूँ। मेरे साथ में एक मेरे ही जूनियर कॉलेज के हैं जो पंचकर्म करते रहे हैं और उन्होंने अभी पंचकर्म, शास्त्रीय पंचकर्म मैंने उनको बताया।
और वो एक मरीज का लगातार ट्रीटमेंट करे जा रहे थे, जिनको कि लोअर एक्सट्रीमिटीज में, थाई के रीजन में पेन था। उन्होंने एग्जैक्टली जो शास्त्रीय पंचकर्म है वो पंचकर्म वो करा रहे थे। बीच में उनका फोन आया कि सर मुझे आ, बहुत लाभ नहीं मिल रहा है, अभी शायद वो यहाँ आएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और उन्होंने अपना प्रक्रिया उन्होंने जारी रखी, और अभी अभी उन्होंने अपना स्टेटस अपडेट किया है, वो फेसबुक पे मैंने देखा कि उनका मरीज बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ उदाहरण ऐसे हैं। जो धनई जी यहाँ आ गए हैं, तो मैं धनई जी को सबसे पहले मैं अनम्यूट करता हूँ। धनई जी, ये बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। जो मरीज आपके पास आया था, फिलहाल जब तक अरविंद जी आते हैं, आपने कैसे कैसे उसको क्या क्या किया और कैसे कैसे वो ठीक हुआ, जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए जी। नमस्कार। हेलो। जी धनई जी बताइए। बहुत नमस्कार। नमस्कार। बहुत से पेशेंट था, वैसे तो इनको डिजेनरेटिव था, उसमें L2 L3 में था शायद, तो उसका पेन नहीं था, ये थाई में रेफर हो रहा था। ये पेन बहुत सीवियर पेन था, आप पेशेंट बहुत एक परेशान थे, आप बोल रहे थे बॉस उसका थाई का पेन ठीक नहीं हो रहा है, आप बोल रहे थे बार बार। खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो पहले दिन मैंने उनको स्नेहन और स्वेदन दिया, तो उसका पेन बहुत एग्रीवेट हो गया, तो मैंने आपको फोन किया था। तो इनको मैंने रात को डिक्लोफेनेक इंजेक्शन लगाना पड़ा, इतना सीवियर पेन हो गया था। फिर आपने बोला कि करते रहिए, हो जाएगा ठीक। आपने थोड़ा मुझे हौसला मेरा दिया, तो मैंने उनको करता रहा सभी चीज की, तो ब्रेचन भी किया, फिर पीपीएस करता रहा, तो अब तो कंप्लीट ठीक है बॉस। देखिए, ये धनई जी एक उदाहरण है, ये बहुत दूर है। ये यहाँ से, हमारे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से काफी दूर है, ये टिहरी में है। और वहाँ पे इन्होंने अपना पहाड़ी इलाका है, और वहाँ पे इन्होंने पंचकर्म पूरा पढ़ा है, अभी रिवाइज किया है। और मैंने कहा कि आप शास्त्रीय पंचकर्म करें, जो लोग करते हैं उससे आप इतर आप करें, और आप कॉन्फिडेंस रखें। और उन्होंने किया, और वो मरीज जो ये हार गए थे कि शायद वो ठीक नहीं होगा, वो उसी विरेचन से वो ठीक हुआ, और पत्रपिंड स्वेद उन्होंने साथ में दिया। एक बड़े मजे की बात बताता हूँ, सरोज मिश्रा जी भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बॉस वो अब घर मैं, पे नहीं हो, कहीं नहीं जी किया, वो घर पे ही किया। जी, घर पे ही किया वो। और आपने घर पे किया, बहुत मजेदार बात ये है। तो ये मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है आपका। ऐसे ही मैं आपको एक बड़ा विचित्र एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने नाड़ी में ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स बताता हूँ मैं, जो कि आज एक बहुत अच्छे नोट्स मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किए हैं, वो 1/3 नोट्स हैं। जो ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स है वो इतना ब्यूटीफुल पल है हमारी जो नाड़ी विज्ञान की। मैं जब एक हमारी रेडियोलॉजिस्ट के साथ काम करने वाली एक चिकित्सक हैं, उन्होंने आज बताया कि सर मैंने 10 मरीजों में लगातार पल्स देख करके, ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स देख के मैंने फैटी लीवर डायग्नोज किया। तो हम ये जान कहते हैं कि ऐसी विद्याएं, ऐसी विधाएं जो हमारे आयुर्वेद में विद्यमान है, हम इसका अगर प्रयोग करें तो हम हर तरह से अपने आप को समुन्नत बना सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि गायनी में ही कितना बड़ा स्कोप है। अभी लगातार हमारे प्रातःकालीन सत्र में लगातार जो है वो योनि व्यापक व्याधि पर ही संभाषा चल रही है, और एक क्लिनिकल आयुर्वेद का अलग से सेशन गायनी पर चल रहा है। तो आयुर्वेद एक बहुत विस्तृत विज्ञान है। लोगों को उसका एक एक पार्ट भी उसका हम पकड़ लें अगर, तो हम काफी आगे चला जा सकते हैं। तो हमारा आयुष दर्पण के माध्यम से ये प्रयास है कि आप सभी जो हमसे जुड़े हुए वैद्य हैं आयुष दर्पण से, यहाँ आयुष दर्पण का अर्थ ये है जहां आप रोज अपडेट होते हैं। यहाँ आपको, आप ये नहीं कह सकते कि हम किसी भी कोने में हैं और हम अपडेट नहीं। यू अपडेटेड योर सेल्फ विथ प्रॉपर नॉलेज, विथ प्रॉपर अपडेशन, विथ द शास्त्रीय नॉलेज एंड द ऑथेंटिक नॉलेज। बहुत सारे लोग आजकल हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी चीजों को कमर्शियलाइज करने के कारण उसको, बहुत सारी चीजों को चेंज कर रहे हैं। जैसे पंचकर्म में भी बहुत विभ्रम हो गया है आजकल लोग। जैसा कि एक एग्जाम्पल दिया अभी धनई जी, हमारे तमाम क्लासेस में भी लोगों ने पूछा, कई लोग आभ्यंतर स्नेहपान करने के दौरान ही बाह्य अभ्यंग और स्वेदन शुरू कर देते हैं। ये शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध है। ये कमर्शियल इसका एंगल हो सकता है, लेकिन ये शास्त्र के विरुद्ध है। वमन कराने के दौरान 3 अन्न काल तक आपको बाह्य अभ्यंग और स्वेदन इंडिकेटेड है, और विरेचन कराने के दौरान एक एडिशनल डे आपको करना होता है। इसके अलावा पंचकर्म में वमन और विरेचन कल्प बनाते समय, देते समय
जो हमारे यहाँ जो मंत्र उच्चारण की बात की गई है, कई लोगों के लिए वो मजाक हो सकता है। जैसा कि आज सुबह वैद्य सीमा त्रिपाठी जी जब स्वर्ण प्राशन तैयार कर रही थी तो उन्होंने बताया कि वो मंत्रोच्चारण करती हैं। इसी प्रकार औषधि से सिद्धित मंत्र से वमन कल्प और विरेचन कल्प पिलाने का विधान है। इसीलिए वैद्य को वो भी याद होना चाहिए जो हम अक्सर बताते हैं, हमारे गुरु जी अक्सर खुद बताया करते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मैंने आपको थोड़ा सा आपका समय लिया और आपको कुछ अपने अनुभव और यहाँ पर हमारे जो चिकित्सक बंधु हैं उनके थोड़े से अनुभव शेयर किए। यहाँ पर बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे जानकार वैद्य हैं। तो मेरा उम्मीद है कि ये संभाषा का जो सत्र है ये आपको इंटर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, जिसको मैं कहता हूँ इंटर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, बहुत सारे लोग बहुत विषय के एक्सपर्ट हैं यहाँ पे। आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम जो है उनका इतना बढ़िया नॉलेज है शास्त्रों में और हर चीज का वो बकायदा पूरा तैयारी के साथ बताती हैं। ऐसे ही यहाँ पे अभी नए नए वैद्य हमारे सरोज मिश्रा जी हैं, वो भी काफी अपने बताते हैं और बहुत आगे जाकर के बहुत अच्छे वैद्य में वो बिल्कुल अ, अपने प्रैक्टिस को इम्प्रोवाइज करेंगे। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे वैद्य हैं। रवि कुमार सिंह जी जो है वो शल्य तंत्र के विशेषज्ञ हैं। ऐसे ही अरविंद तिवारी जी हैं, आज शायद यहाँ पे आए नहीं कि यहाँ हैं, वो क्षार सूत्र करते हैं। मैंने उनको वो पंचकर्म उन्होंने मेरे से अभी पूरा क्लासिकल पंचकर्म सीखा और अब उन्होंने बताया कि मैं क्षार सूत्र करता हूँ। तो क्षार सूत्र भी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। तो मैं ये चाहता हूँ, हम लोग ये चाहते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रोवाइज करने में हम कुछ भी आपको हेल्प कर सकें तो हम आपको इस क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा के माध्यम से करें। तो यदि आपका कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो, इससे पहले कि हमारे मॉडरेटर साहब अभी अभी एक देख रहा था मैं उनका लेक्चर चल रहा था तो अभी वो थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, तब तक आप अपने कोई एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सीनियर वैद्य भी हैं, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या आपको कोई केस डिस्कस करना हो तो आप अपने केस को बता सकते हैं। चारू गावा जी, आपके एक मरीज जो पार्किंसनिज्म से पीड़ित थे उनका क्या है स्टेटस, आप बताएंगी मैडम? आपको मेरी आवाज आ रही हो तो? गुड इवनिंग सर। जी सर उनका वॉक इम्प्रूव हुआ था, थोड़ा मस्कुलर स्ट्रेंथ इम्प्रूव हुआ था, लाइक बेड से टर्न करना राइट या लेफ्ट। और सर थोड़ा सा वो खाने में भी जैसे उनका जो डिपेंडेंसी थी अपनी नर्स के ऊपर, वो काफी कोशिश करते थे अपने हाथ से खुद खाने के लिए। जी बट सर थोड़ा सा अभी ये कुछ डेवलपमेंट, कंफ्यूजिंग सी डेवलपमेंट उन्होंने बताई कि 2-3 दिन पहले थोड़ा एनर्जी लेवल से वो काफी डाउन जा रही थी सर, लाइक जी जी। दिन में 3 बार कर रहे थे तो उनको लग रहा था कि काफी ज्यादा एकदम अच्छा, करने वाला व्यक्ति कौन है ये भी देखिएगा आप, हैं? जी जी सर। जी सर, स्पीच की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि पहले से भी ज्यादा थोड़ा डाउन जा रही है, रीजन नहीं उनको समझ आ रहा कि क्या रीजन है। अच्छा, उनको आप ना कोई जो है डोपामिन बढ़ाने की भी मेडिसिन चल तो रही होंगी उनको साथ में? हाँ सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो आप देखिएगा साथ में समन चिकित्सा भी आप दे सकते हैं यहाँ राइट पे। सर। आप समन का भी प्रयोग करिए, साथ में मर्म दीजिए, बहुत लाभ जी होगा। सर। वैसे जैसा आप बता रही हैं कि वो चल नहीं पा रही थी और वो उनमें इम्प्रूवमेंट आया है, तो ये कभी कभी ऐसा होता है, एनर्जी लेवल डाउन जाती है, लेकिन रिकरेंटली करते रहिए। हाँ जी सर, हाँ जी सर। वो धीरे धीरे लाभ मिलेगा, आप उसको कंटिन्यू कराइए आप, है ना जी। हाँ सर, बट काफी अपनी अपनी जो मस्कुलर मूवमेंट में काफी जी जी। काफी इंडिपेंडेंट हो गई है सर वो। हाँ, तो ये काफी इम्प्रूवमेंट है। मैं आपको बताऊं, आज हमारी ओपीडी में एक मरीज आया था, जो बच्चा था जो सेरेब्रल पाल्सी का था, उसकी माँ लेके आई थी और 1 महीने पहले उसने जो है, ये देखिए आपके पास योग भी बता दिया सरोज मिश्रा जी ने, कितना फास्ट चल रहा है काम यहाँ। तो मैडम जी आप ये योग भी प्रयोग करिएगा, ये अभी चैट बॉक्स में जो है वो डाला है, आप जी दे सर। सकते हैं इसको, आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमने आपको ये थोड़ा सा इस प्रकार से एक्सचेंज ऑफ नॉलेज से फायदा होता है, ये हमारा उद्देश्य है। चलिए, अब आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, तो अपनी संभाषा प्रारंभ करिए जी। कोई आपके केस बताना हो तो बता सकते हैं। अनुरिता सालवे जी बताइए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं केस तो बताती हूँ, लेकिन मैं आप इंटरनली उनको उसके साथ में कुछ दे रहे थे।
चारू जी कुछ इंटरनल पूछ रही ट्रीटमेंट, हैं। राइट, हाँ जी, हाँ जी मैम। इंटरनल ट्रीटमेंट उनका चालू था उसके साथ में। हाँ जी, लाइक शी इज टेकिंग बोथ एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक ऑल्सो, आयुर्वेदिक फ्रॉम सम केरला इंस्टीट्यूट, जो एक्सक्लूसिवली इस पे रिसर्च कर रहे हैं पार्किंसन पे। लेकिन अगर वो आपसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप उनको सजेस्ट करिए एलोपैथिक का जो है। वैसे भी कंपवात अगर हम इसको लेते हैं, वात प्रकोपित का जो भी वात व्याधि है उस केस में लेते हैं, तो जो डोपामाइन है वैसे भी मैम नुकसान करता है और हाँ, वेरी ट्रू। डिपेंडेंसी आता है। तो वो आप उनको मतलब जैसे जैसे आपसे क्लोजर होता है तो वैसे वैसे आप उनसे ये कराइए, और उसके साथ में इंटरनल ट्रीटमेंट के साथ में आप नस्य स्नेहन बस्ती इस सब चीज पे भी ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज आई एम राइट मैम। हैंडलिंग अ केस ऑफ पार्किंसनिज्म इनटू माय होम लास्ट 3 years. ओके, अच्छा, ओके मैम। या या जी जी जी, थैंक यू मैम, या थैंक यू। ये बहुत हेलो, बढ़िया, आपको बहुत बढ़िया बताया। जी जी पूछिए। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। नमस्कार, कुसुम मलिक जी बोल रही हैं सर, शायद। मेरा एक डाउट था जी सर। मेरा एक सवाल था सर कि जो पित्त प्रकृति के पेशेंट रहते हैं उनमें सर हम कैसे कर सकते हैं? क्या अब हमारे वैद्यराज ये पूछ वैद्य रहे हैं कि शिरोमणि पित्त वैद्य प्रकृति शिरोमणि वालों जी आ में, गए हैं, मैं इनको होस्ट बना देता हूँ जी। ये बोल जी रहे हैं वैद्य पित्त शिरोमणि प्रकृति। जी नमस्कार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये बोल रहे हैं कि कौन से पित्त प्रकृति में कौन से आसवरिश दे सकते हैं, तो आपके पास नहीं, पूरा द्रव्य गुण। हाँ क्या? जी 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 सर, जी प्लीज कंटिन्यू। तो पित्त प्रकृति में आपका पास तो पूरा द्रव्य गुण है आपके पास। आप देखिए पिपली पिपली जो है वो कट्टू कट्टू उष्ण रहता है, तो आप पिपली पिपली ऐसा देंगे क्या पित्त प्रकृति वालों को? नहीं देंगे ना। तो जो रसवीर विपाक में जो उष्ण है द्रव्य उनको नहीं देना है, और जो शीतलात्मक है और वो भी कंडीशन टू कंडीशन रहता है। अगर पित्त प्रकृति है और कफ बढ़ा हुआ है तो आप पिपल आसव दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं देने। अब पित्त प्रकृति वाले उनको भल्लातक आसव नहीं दे सकते हैं, जैसा कंडीशन होगा वैसे उनको देखना है। और रसवीर विपाक देना है, अति चित्र का आसव नहीं देना है। एक्चुअली मेरा आवाज कट रहा है तुम जी। एक डॉक्टर कुसुम पांडे मैडम भी हेलो हैं। सर, हाँ जी बताइए, जी बताइए सर बताइए। मेरा डाउट ये था कि सर आश्रिष्ट कल्पना जो है वो ही खुद में सर थोड़ा उसका उष्ण गुण रहता है, थोड़ा नहीं उष्णता को वो, बढ़ाती है। हाँ लेकिन वो पानी के साथ मिक्स करके दे सकते हैं ना। आम का भी तो पाचन करता है, हर द्रव्य है उसका कुछ ना कुछ जी सिग्निफिकेंस जी है। आम अगर रहेगा पित्त प्रकृति वाले को तो आप नहीं देंगे क्या? तो चंदनाशक देते हैं ना हम लोग, उसी जी रासव जी देते सर, हैं वो वही मैं चंदनाशक। कल्पना के बारे में ही पूछ रही थी कि आशा हम कम डोज में करके और डाइल्यूट करके दे सकते हैं, है ना सर? सही होगा। 100%। हाँ उसी रासव देते हैं, सारे वाद्यासव देते हैं, ये सब देते हैं ना हम लोग। जी, मंत्र नाम इष्टादि को रस वीर विपाक देखिए और उस हिसाब से डिसाइड करिए। ओके सर, ओके ओके जी, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। और कौन पूछेगा? डॉक्टर आंचल वर्मा जी आप प्रश्न पूछिए कृपया। गंगवार सर आ गए हैं, बहुत बढ़िया है। पूजा जी आ गई हैं, टीना त्रिपाठी जी आ गई हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं आज तो। कोई प्रश्न पूछिए, कोई केस के बारे में बताइए, चर्चा करेंगे, बहुत मजा आएगा। प्रणाम सर। प्रणाम सर, बताइए अपना कुछ केस बताइए। सर मेरे पास एक पेशेंट है सर, 12 साल का बच्चा है। वो सर 6 साल पहले वो दोनों, उसकी बहन और वो एक चारपाई पे खेल रहे थे, तो चारपाई से नीचे गिर गया वो। और उसको गिरने के बाद उसका नीचे का हिस्सा जो पैर है, मतलब नाभि से नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया उसको। तो क्या स्पाइनल इंजुरी है क्या उनको? हाँ 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 सर, वही है। और उसको सर चोट भी नहीं लगी कोई, की चोट ऐसी लगी हो वो जब गिरा था वहां इंटरनल से तो। इंजुरी होगा उनको, स्पाइनल इंजुरी हाँ होगा। जी 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 जी, वही है सर उसको। तो आपने क्या तो डिसाइड किया ट्रीटमेंट के बारे में? सर उसको उससे 2 महीने पहले उसको टाइफाइड हुआ था। जी और टाइफाइड होने के बाद उसको इतने हैवी एंटीबायोटिक दिए गए कि उसको एक तो पेट में इन्फेक्शन हुआ, जी। और उसको 2 दिन में उसका टाइफाइड कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन 1 महीने उसकी मेडिसिन चली, उसके बाद उसको पेट में इन्फेक्शन हुआ।
तो मुझे तो ये लगा कि टाइफाइड की वजह से ये सब चीजें हुई हैं उसकी। बराबर। जो ज्वर होता है ना, ऐसे टाइफाइड का फीवर, उसका इफेक्ट नर्व्स पे होता है, वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो ना इसीलिए हमें जय मंगल रस जो है बहुत अच्छा काम जी करता है। जय मंगल रस स्वर्णकल्प है। टाइफाइड फीवर की वजह से जो ऐसे स्पाइन्स में, नर्व्स में तो जो तकलीफ आती है, उसमें जय मंगल रस का प्रयोग करते हैं। बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और बाकी आप ना उसमें त्रिभुवन कीर्ति रस भी दीजिए, क्योंकि ज्वर से ये हुआ है। त्रिभुवन कीर्ति रस देंगे अच्छा तो जी। आम का पचन होगा, स्त्रोतस खुलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। साथ में उनका दीपन पाचन जब हो जाए तो आप बस्ती दीजिए। जैसे मैंने आज पढ़ा है अश्वगंधा तेलम, क्षीरबला तेलम, ये तेल का बस्ती दे। अश्वगंधा तेलम से तो बहुत अच्छा रिकवरी हो जाएगा। और जब दीपन पाचन हो जाए, बस्ती दे रहे हैं, मात्रा बस्ती, साथ में इंटरनल दवाई में अश्वगंधा लेहम, विदार्यादि लेहम, कुष्मांड रसायनम, ऐसे कुछ द्रव्य दीजिए। और पेशेंट को बोलिए 3 से 6 महीना लगेगा, थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आने लगेगा। और कभी कभी ये ज्यादा भी टाइम लगे। अभी आप अगर केस MRI दिखाएंगे तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। MRI सर मैंने ग्रुप में भेजी हुई है, अभी मैं दोबारा उसको ग्रुप में भेजता हूँ सर, व्हाट्सएप ग्रुप ठीक है में। सर, लेकिन ये केस सॉल्व हो सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। जी ठीक है। मैंने सर उसकी सारी डिटेल ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में डाली है, मैं दोबारा उसको सेंड कर देता हूँ सर हाँ अभी। कर दीजिए। इस पे और कोई वैद्य लोग बताना चाहते हैं क्या? वो लोग बोलिए, जो लोग चुप रहते हैं और ज्ञान बहुत है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है, वो लोग बोल सकते हैं इस पे। डॉक्टर अशोक जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं ये केस में? डॉक्टर गगन अग्रवाल जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं केस पे? डॉक्टर हरुण केरला जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या ये केस में? टाइफाइड की वजह से जो चलने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं बोलना चाहता, तो हमको एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ेगा फिर। डॉक्टर अनुरिता जी, आप बोलिए, इस पे क्या देंगे? अनुरिता मैडम। हेलो हाँ जी बताइए। यस सर, सर। नमस्कार सभी को मेरा प्रेम करें। ये केस में अपना अपना कुछ बताइए आप लोग। हाँ सर। डॉक्टर रवि शंकर जी, आप कृपया एक बार फिर से केस बताइए, आप मैम बताएंगी। प्लीज सर। जी जी सर, मैं इसको दोबारा एक बार ग्रुप में उसकी जो डिटेल थी मैं ग्रुप सारी में बता डिटेल। दीजिए, लेकिन अभी एक बार ये सिम्टम्स बता दीजिए, अच्छा चर्चा हो रही है ना। ठीक है मैम, एक लड़का है जो जिसकी एज जो 12 साल है, और वो 6 साल पहले जैसे दोनों बहन भाई खेल रहे थे तो चारपाई पे से नीचे गिर गया। हाँ हाँ नीचे गिरने के बाद वो जैसे ही फर्श से नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद हाँ। वो बाथरूम गया, अपने आप उठ के बाथरूम गया। और बाथरूम जाने के बाद उसको फिर वो फिर खड़ा नहीं हो पाया, हम्म। और को उसके नीचे का जो नाभि से नीचे का जो हिस्सा है वो काम नहीं करता है उसका। और उसको अपने अच्छा। बाथरूम और मतलब बाथरूम का भी इसको मालूम नहीं होता, कि वो भी सेंस नहीं होता कि वो निकल रहा है, वो चलता रहता है। अनकंट्रोल्ड है। हाँ जी, वो भी कंट्रोल नहीं होता उसको। हम्म। और अभी वो कितना दिन हो उसको गया मैम उसको ये इंजरी हुए? अभी वो 12 साल इंजरी का है। भारत उसको मैम 4 या 5 साल की 5 साल पहले हुआ था उसको मैम। और 5 साल से कंडीशन उसका, उन्होंने काफी सारी द्रव्य दिए होंगे, ट्रीटमेंट किया होगा, उन्होंने लेकिन उसको फर्क नहीं गिर रहा होगा। फर्क नहीं हुआ मैम उसको कुछ भी। तो लेकिन उसको मैम उससे 2 साल पहले उसको टाइफाइड हुआ था। हाँ हाँ। वो टाइफाइड होने के उसको 3 दिन में टाइफाइड को कंट्रोल कर लिया गया। क्या 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 क्या? टाइफाइड हुआ टाइफाइड, हाँ, और 3 दिन में जो एलोपैथी मेडिसिन से उसको कंट्रोल किया गया। था? हाँ। उसके बाद उसको इन्फेक्शन हुआ है। तो किसी का तो और मुंह खुल गया है। ये अनिश आवाज चौहान। कहाँ से आ रही पर ये किसका? हेलो। सब लोग म्यूट रखिए। डॉक्टर अनिश चौहान जी, आपका सब घर का आवाज बाहर आ रहा था जी। है? जी हाँ तो बोलिए मैम सर। उसको 3 दिन में उसके जो टाइफाइड को कंट्रोल किया गया। हाँ। और कंट्रोल करने के बाद उसको फिर पेट में स्टोमक में इसको इन्फेक्शन हुआ। फिर उसका 2-3 महीने इलाज चला है, तो मतलब एलोपैथी का जो भी ट्रीटमेंट दिया उसको वो दिया गया। हाँ। तो मुझे तो मैम ये लगा कि ये टाइफाइड ही इसके बीच में जो वो है, टाइफाइड ही है जो। बराबर है ना सर, लेकिन ये गिरने से पहले उनको टाइफाइड हुआ था। जी बराबर। जी जी मैम, जी मैम। अच्छा अच्छा सर, सब ये गिरने। अभिघात भी है और टाइफाइड का साइड इफेक्ट भी है। बराबर, अभिघात ज्वर बोलते हैं ना सर।
जैसे अभिघातक ज्वर हुआ, 3 दिन में सप्रेस किया गया, जिसकी वजह से वो मज्जागत गया, वात का जो भी प्रकोप है वो पूरा रस रक्त मांसमेद करके मज्जागत गया, लेकिन वो निमित्त मात्र हुआ कि वो गिरा। उसमें अगर उसका ब्रेन स्कैन नॉर्मल होगा जब वो गिरा होगा, तो अगर आपने ब्रेन जी स्कैन जी। देखा होगा तो ये अभिघातक ज्वर संप्राप्ति मज्जागत होने के बाद में भी ऐसे सिम्टम दिख सकते हैं, क्योंकि आपने बताया कि उसके बाद में उसका धीरे धीरे कंट्रोल गया है, बराबर ना? जी 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 मैम जी। तो इसका मतलब मज्जागत जो उस वक्त में इसमें टाइफाइड का जो भी सप्रेशन किया गया, उस सप्रेशन में उसका जो भी संप्राप्ति घटित हुआ है वो अभी भी मज्जागत लीन रह चुका है। तो आप इसमें जो भी महावात विध्वंस वगैरह ये सब जो द्रव्य शुरू कराएंगे, तो सबसे पहले एक बार अपनी क्लासिकल ये करने के लिए थोड़ा सा फिर से जो हिस्ट्री लिया है ना, उस हिस्ट्री में ये देखिएगा कि टाइफाइड के पहले, टाइफाइड होने के बाद में और गिरने के बाद में संप्राप्ति के टाइफाइड होते वक्त में भी उसका कुछ ना कुछ सिम्टम रहेगा, प्रलाप रहेगा या कुछ और चीज रहेगा, और उसके बाद में उसका सिम्टम हाई ग्रेड फीवर वगैरह। तो ये थोड़ा और बारीकी से निकालिएगा, क्योंकि उसमें आप जो भी है जो हमारे जितना रसपाचक रक्तपाचक है ये बहुत अच्छी तरह से धातु का ये संप्राप्ति भंग करेंगे। लेकिन जब मज्जागत है तो आपको, और 4 साल से है, तो इसका मतलब आपको जो भी है वात के लिए जो महावात विध्वंस है, एकांगवीर है, अगर वो सेमी पैरालिसिस वगैरह, तो ये सारे कल्पों के साथ में सबसे मेन उसकी दृष्टि ग्रहणी पे है। दृष्टि ग्रहणी पे जब है तो आपको ग्रहणी पे बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, क्योंकि वेयर आर द टाइप सैल्मोनेला टाइफी सिचुएटेड स्मॉलर इंटेस्टाइन, और कई साल तक उनकी कॉलोनीज रहती है, कई साल तक। वो भले मंद ज्वर प्रचिति या फिर जो भी है जीर्ण ज्वर के सिम्टम्स देते होंगे, लेकिन लोगों को वो आदी हो जाते हैं उस चीज के। इसकी वजह से ग्रहणी पे बहुत अच्छा काम कीजिएगा जब भी आप इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। और अभी वो 12 और 4 18 16 साल का है क्या अभी प्रेजेंट, एट प्रेजेंट? 12 साल का है मैम, 12 साल का। 12 साल का है। तो इसमें बहुत मतलब आप जब मैं जो बता रही हूँ वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, या सर जो बता रहे वैसी संप्राप्ति है, तो सबसे बेस्ट वहां पे बाह्य स्नेहन स्वेदन और बस्ती, ये 3 चीजों की वजह से उसकी जो भी अभी वीकनेसेस है वो चीज। लेकिन पहले ये देख लीजिएगा कि ब्रेन में कोई सेंटर या लीजन या कुछ मतलब सप्लाई के ऊपर तो कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है लोकलाइज भी कुछ छोटा सा एडिमा या फिर लोकलाइज कुछ हिमोरेजिक कलेक्शंस रहते हैं, जो आपकी सेंट्रल जो आपका सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे कहीं पे सप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट करा था, हम श्रोतारोजन्य जो संप्राप्ति बोलते हैं। अगर वैसे रहेगा तो वहां पे आपको नस्य वगैरह भी करना पड़ेगा। बच्चे का कैसे अभी सिम्टम है उस इसमें 12 साल का है तो उसको सब समझ होगी, वो आपका सब सुनेगा भी, खान पान में भी बदलाव करेगा। उसका कुछ अगर हेतु होगा तो हेतु में ये देखिएगा, क्योंकि वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में होगा। और दूसरा चीज, धीरे धीरे करके ताकत गई होगी तो वो संप्राप्ति इजीली रिकवर, अगर एकदम से गई होगी तो कुछ ना कुछ कलेक्शन रहता है, या ब्रेन में कोई लीजन रहता है, या मिडिल ऑब्लोंगेटा जो सप्लाई करने वाली सेरेब्रल आर्टरीज वगैरह वहां पे कुछ ब्लॉक रहता है, वो बहुत माइन्यूटली किसी चीज में दिखता है, तो वो सारी चीज का हेल्प लीजिएगा। ओके, मतलब हमसे कुछ गलती ना हो। और दूसरा, यहाँ पे आपको रस कल्पनाएं बहुत फास्ट रिजल्ट देंगे, क्योंकि बच्चा है तो हम उसका बहुत अच्छा लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। तो प्लीज हेतु पे पक्का जाइएगा, क्योंकि ये केस सिर्फ हम ही सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और अपान का क्षेत्र आप अच्छे से करिए, बस्ती बहुत अच्छा फायदा देगा। और वो इतने सुंदर सुंदर बस्ती है हमारे पास में कि अनुदिता मैम, हाँ जी, इसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज से इसका एक्चुअली शुरू हुआ है, तो ब्रेन के अलावा थोड़ा सा डीमाइलिनेशन पैथोलॉजी जो कि गिलावारी सिंड्रोम में होती है, उसके हिसाब से भी थोड़ा सोचिएगा। सर एक्चुअली सिंड्रोम और अगर ये सब चीज रहेगा ना, अभी ऐसे समझते हैं कि रसगत मांसगत, रस रक्त मांसगत और मज्जागत जो भी संप्राप्ति है, तो मज्जा और मांस इन दोनों का जहां जहां के पे भी स्रोतस डिफॉर्मिटी है वो आपको नजर आएगी। हम एलोपैथिक वे में बाद में सोचेंगे, हम उस तरीके से अगर वो कुछ सिम्टम वगैरह है तो वो सिम्टम लॉन्ग टर्म, मतलब अभी 12 साल के तो 8 साल के वक्त में कुछ सिम्टम पहले, इसलिए मैंने बोला ना आप बहुत अच्छी तरीके से ये लीजिएगा, हिस्ट्री लीजिएगा, क्योंकि वो फायदा देगी ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉर्मल बेबी है ना। हाँ, ट्रीटमेंट तो फिर मोस्ट प्रोबेबली कॉमन रहेगा आयुर्वेद में, जो भी वही मैं सर मैं उसको लाइन पे ले सकता हूँ अभी उसको सर, अगर अरविंद सर बोलते हैं, अरविंद सर से पहले लाइन पे भी लीजिएगा जरा, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह क्या क्या कराई गई हैं,
इसमें जैसे मैंने अनुरिता मैम ने बताया कि इसकी ब्रेन की पैथोलॉजी को रूल आउट करने के लिए, तो ब्रेन की पैथोलॉजी के लिए एक तो सीटी स्कैन चाहिए होगा या एमआरआई कराया हो इन्होंने ब्रेन का, वो चाहिए होगा। इसके अलावा जैसा मैं भी सोच रहा हूँ कि प्रोग्रेसिव होता है, लोअर लिम्ब से ऊपर की तरफ जाता है, डीमाइलिनेशन पैथोलॉजी एंड गिलावारी सिंड्रोम, उसके लिए एक तो या तो लंबर पंक्चर हुआ हो या नर्व कंडक्शन इमेजिंग हुआ हो, इलेक्ट्रोमायोग्राफी हुआ हो। तो ये भी हुआ हो अगर जो शेयर हो जाती तो उसके आधार पे थोड़ा सा एक्चुअली सर अगर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का पंचर होता ना तो डैमेज सीवियर होता। ये पैथोलॉजी आर्टरी और नर्व्स इन दोनों में कुछ ब्लॉक, श्रोतावरोध बोलते हैं ना, वैसी होगी, क्योंकि ये तरतम भाव से कम ज्यादा हुई होगी। अगर इन्होंने प्रॉपर हिस्ट्री लिया ना तो पहले कंट्रोल गया होगा, फिर बाद में पैरालिसिस, सेमी हेमीप्लेजिया हुआ होगा, ऐसे सिम्टम से पता चलता है वो। दूसरी चीज, एक चीज ये भी हो सकती है कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जनरली फिजिशियन क्या करते हैं, टेम्परेचर को लोअर डाउन करने के लिए पेशेंट को इसलिए कहते हैं ताकि उसका जो सेरेब्रम है उसको इंजरी ना कर दे टेम्परेचर। तो हो सकता है कि टेम्परेचर कहीं इतना ज्यादा हो गया हो कि ब्रेन के उस हिस्से को इंजर्ड कर दिया हो जो लोअर लिम्ब को सप्लाई कर रहा हो। पिरामिडल ट्रैक्स एंड जो सारे ऊपर के नीचे के जो ट्रैक्स है वो वाली बात कर रहे हैं ना सर आप, कंडक्शन की हो सकता है सर। इवन पैरासिटामोल हैज दैट साइड इफेक्ट, आप देखिएगा मोटर एंड सेंसरी जो पाथवेज है उसको, दैट्स व्हाई फिजिशियंस ट्राई टू लोअर डाउन द टेम्परेचर ऑफ द चाइल्ड कि वो कोई ब्रेन को इंजरी ना कर दे जो कि लाइफ लॉन्ग इंजरी छोड़ के चला जाए। तो इसका टेम्परेचर को डाउन करने का कारण बच्चों में यही रहता है और कोई कारण नहीं है। अदरवाइज फीवर इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, है ना। तो ये चीजें भी, इनको भी थोड़ा विचार करना उचित रहेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली ट्रीटमेंट इन आयुर्वेद इज द सेम पैथोलॉजी कुछ भी बनेगी। बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है सर इनको, बस इन्होंने अगर, क्योंकि कैसे रहता है सर, अगर इंपॉर्टेंट ब्रेन लीजन है, अगर वो ब्रेन स्टेम को अगर हैम्पर किया तो इट इज मतलब सद्य प्राणा है, वहां पे आपको कोई व्याप्यत्व वगैरह नहीं मिल सकता है, पेशेंट इज गोइंग टू डिटोरेट। लेकिन अगर वहां पे पैथोलॉजी आपका कोई ब्लीडिंग पैथोलॉजी है, कोई नर्वस सिस्टम रिलेटेड वगैरह, और इम्पोर्टेंट जो हमारे सेंटर्स है उसमें अगर लीजन नहीं है तो वहां पे हम रिवर्सल बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। और बच्चों में हम अदरवाइज ब्लड प्रेशर वगैरह तो सोच ही नहीं सकते, फिर भी देख सकते, 12 साल का है तो देख सकते। इनका प्रॉपर एमआरआई और ये प्रेजेंट रीजन जो भी है वो अगर पता चल जाता है ना तो बहुत इजीली कर पाएंगे। हाँ, एक चीज और सोची जा सकती है जो कि न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस दैट विल बी रूल्ड आउट इन क्या कहते हैं एमआरआई और सीटी स्कैन, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस जो कि जिन एरिया में ये डेवलप हुआ हो सकता है वो एरियाज लोअर लिम्ब को सप्लाई कर रहे हैं। नहीं सर, कभी कभी क्या रहता है, ये जो टाइफाइड में अगर बहुत हेवी ड्रग देके उनका सप्रेस किया होगा तो उस वक्त में मल्टीपल स्क्लेरोसिस की तरफ भी केस ब्रेन लीजन डेवलप कर सकती है, हेमीपैरासिस सेरेब्रम में कर सकती है। क्योंकि जब भी सेरेब्रम अफेक्ट होता है ना सर, तो मूवमेंट, सेंसेशन, थॉट, जजमेंट, बाकी का सॉल्व प्रॉब्लम, ब्रेन मतलब इससे रिलेटेड उसको सिम्टम्स वगैरह नजर आएंगे। सब कुछ सेरेब्रम ही है, मेनली तो मेन ऑर्गन ब्रेन का सेरेब्रम ही हुआ। तो दूसरा इसका टच प्रेशर कैसे है, क्योंकि पैराइटल लोब इन्वॉल्व है, टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व है, तो वो इजीली ये जाएगा ब्रेन सेल का जो भी नर्वस सिस्टम का। और अगर ये सिर्फ कंडक्शन का प्रॉब्लम होगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, क्योंकि आयुर्वेद के सिवा तो इसमें एक चीज एग्जामिन ये भी कर सकते हैं कि द इंजरी इज लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप और अपर मोटर न्यूरॉन टाइप। तो इसको एग्जामिन करने के लिए ये कर सकते हैं कि लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी में जो होता है रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होते हैं, एंड अपर मोटर न्यूरॉन टाइप की इंजरी में सारे रिफ्लेक्सेस एग्जैगरेटेड होते हैं, एग्जैजरेटेड। तो इसको भी थोड़ा रूल आउट किया जा सकता है। एक्चुअली जो सर बता रहे हैं, अगर उसका बाकी का मतलब एक्टिविटी नॉर्मल होगा अपार्ट फ्रॉम दिस, तो ये डैमेज हो सकता है जो आघातज है, और ट्रॉमा इंड्यूस्ड ब्रेन इंजुरी जो है वो इन्फ्लेमेशन भी और माल फंक्शन कर सकती है, वो डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन सेल्स कर सकती है। वो ट्रॉमा उतना लोकलाइज्ड रहता है, लेकिन फिर भी लोकलाइज्ड होने के बावजूद भी वो डैमेज जो भी है वो दे सकता है, जिसमें उसका कंट्रोल और ये चला जाए। इसलिए वो देखना चाहिए कि ब्रेन इंजुरी ट्रॉमा के बाद में वो जो स्वेलिंग है या स्कल के ऊपर का डैमेज है या क्या, वो जब सॉर्ट आउट हो जाता है तो पैथोलॉजी कुछ भी होने दीजिए। बस आयुर्वेद का जो हमारा जो
तरीका है वात जन्य संप्राप्ति को टैकल करने का, और मज्जागत ये सारी चीजें। ऑटोइम्यून डिसीज का तो कुछ नहीं नजर आ रहा यूजुअली, लेकिन सर जैसे बताएंगे। लेकिन इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजाइटिस, ये एनकेफेलाइटिस भी आगे, लेकिन एपिलेप्सी नहीं है तो मुझे इतनी बड़ी संप्राप्ति नहीं नजर आ रही है। लेकिन हाँ, पैरालिसिस है तो कोई ना कोई लीजन जो भी है वो प्रॉपर सेरिब्रल इंफेक्शन कर रहा होगा या ब्लड सप्लाई हैम्पर कर रहा होगा। बहुत बढ़िया डिस्कशन हुआ आज, बहुत मजा आया। थैंक यू सर। मैं एक डॉक्टर रविशंकर शर्मा जी, मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ आपको। डॉक्टर श्रुति निगम मैडम आई हैं, जिन्होंने स्वर्ण प्राशन पे क्रांति ला दी है आयुष दर्पण पे। तो श्रुति निगम मैडम को 2 मिनट हम बुलाना चाहते हैं। कांग्रेचुलेशन मैम। श्रुति निगम मैडम जी, आप हैं क्या? जी सर मैं हूँ। आपके वजह से इतने सारे वैद्य आज स्वर्ण प्राशन बना रहे हैं, और उनको उनकी आपकी वजह से सर, सिर्फ आपकी वजह से। और आपने बनाया कि नहीं बनाया आजकल में? सर मैं थोड़ा कॉलेज के मैं बताई थी आपको, मैं हूँ नहीं वहां पर जी। मैंने तो सर ये सिर्फ आपकी वजह से, मेरी वजह से कुछ भी नहीं है। आप नहीं इनकरेज करते तो मैं तो कभी शायद इस प्लेटफॉर्म पे आती भी नहीं। और आप अपना नॉलेज शेयर भी नहीं करती। हाँ सर, आप नहीं, मतलब ये हमें आपसे ही मिला ना, ये आप करते हैं इसलिए हम कर पा रहे हैं। नहीं तो हम सबके अंदर इतना सारा है, हमने कहाँ कभी शेयर। जो भी है, आपने बहुत अच्छा काम किया। आज सीमा त्रिपाठी मैडम जी आपको बहुत याद कर रही थी, डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी। सर अभी भी ये भी लिंक फेसबुक पे नहीं दिख रही है, सुबह का भी मैं देख रही थी फेसबुक नहीं, पे सुबह नहीं असली में कंटिन्यू लेक्चर हुआ ना, जब हम चरक का ले रहे थे तो वो करते करते 2 घंटा हो गया। और सीमा मैडम 7 बजे। अभी ये वाला भी नहीं दिख रहा है सर। नहीं, ये वाला भी दिख रहा है सर, मैं तो बहुत ढूंढी। अच्छा, अभी वाला नहीं हुआ। मैं जोशी सर को बोलता हूँ। नहीं, दिख ही नहीं रहा सर। लाइव तो है फेसबुक पे। फेसबुक लाइव नहीं है सर, नहीं दिख रहा है सर। लाइव ऑन यूट्यूब है। मैं 1 मिनट जोशी सर को कॉल करता हूँ, क्योंकि ना यूट्यूब पे लाइव हो रहा है। मैं 1 मिनट सर, लेकिन हाँ वही देखिएगा सर, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बहुत सीखने को मिलती है लोगों को, और इतने अच्छे लोग। 1 मिनट मैं म्यूट करके सर को कॉल करता हूँ। आप लोग तब तक बात करिए। श्रुति मैम आप बात करिए कृपया। हाँ ये केस मुझे पता, मतलब मैं तो अभी जस्ट ज्वाइन हुई हूँ, मुझे पता नहीं है, पर मैंने वो वीडियो देखा उस पे ग्रुप में ना भेजा, ग्रुप पे भेजा ना। एक्चुअली कैसे है मैम कि ये पैथोलॉजी, मतलब जो भी सीक्वेंस है वो हमारे आयुर्वेद में जो बताया ना, वो इतना शाश्वत सत्य। और आज सर की वजह से तो सच में ग्रेटफुल है अरविंद सर और नवीन सर को, कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से हम खुद को भी बहुत अपडेट कर रहे हैं। ब्लीडिंग कोई पैथोलॉजी रहती है तो आपको माल फॉर्मेशन दिखेगा, और डायरेक्टली हाइपरटेंसिव पैथोलॉजी, और वो मतलब जैसे रस रक्तगत आपको चीज है। अगर ट्यूमर्स रहेगा, मेटास्टाइज है या कोई भी ट्यूमर है, तो वो डायरेक्टली वहां का जो भी फंक्शन है, ब्रेन सेल फंक्शन है, उसी को टोटली स्टॉप कर देगा। कॉमन ट्यूमर्स रहते हैं, मेनिंजोमास रहते हैं, एडिनोमास रहते हैं, ग्लाइमोस रहते हैं। उसमें से सबसे सीरियस जो ग्लाइमोस है वो ज्यादा वक्त नहीं देते, कुछ स्लो इंक्रीजिंग ट्यूमर्स रहते हैं। वो कौन सी जगह पे प्रेशर सिम्टम दे रहा है, फिर वो लीजन डेवलप होता है। और अभी जैसे सर ने अभी मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ पे बात चल रही थी, मतलब मुझे सच बताऊं हिस्ट्री वगैरह तो नहीं पता, लेकिन जो मैं देखती हूँ, जो मैं बच्चे का बोल रही हूँ, मतलब मैंने सिर्फ वीडियो देखा, अभी रिपोर्ट्स वगैरह नहीं देखी है। तो बच्चे के जो लोअर मोटर न्यूरॉन है उसमें प्रॉब्लम है, उसका स्पीच वगैरह, वो उसकी मम्मी ने बोला बहुत बोलता है, ऐसा बोला शायद लास्ट में। तो उसके ब्रेन में कुछ भी इशू नहीं है मैम, उसका लोअर मोटर, मतलब उसका स्पाइनल कॉर्ड का जो कुछ इशू है, एक्सरे एमआरआई कुछ ऐसा सिटी वगैरह हुआ है, उसका हुआ होगा, पता नहीं है मुझे। तो मुझे तो नहीं लग रहा है ब्रेन का, क्योंकि वो ग्रुप में मैंने सर मैंने सॉरी अभी देखा नहीं, मैंने रिपोर्ट हाँ, बट उसका मैंने वीडियो देखा तो उसमें माँ बोल रही है कि बच्चा बहुत बोल रहा है। उसका मतलब आप देखिए आई मूवमेंट भी अच्छा है, उसका स्पीच भी, यदि वो बहुत अच्छे से बोल रहा है। पहले नॉर्मल ही था ना मैम, पहले नॉर्मल था। ये 4-5 साल का जब हुआ तब कुछ तो भी आघातक संप्राप्ति और टाइफाइड का हिस्ट्री बता रहे मैम। ये आघातक संप्राप्ति ही है, ये अलग ही समझ में आ रहा है। वो गिरा है
और शायद इन्हीं बोला कि वो गिरा है, उसके बाद उसका तो आपको वो जो MRI वगैरह आई थिंक ब्रेन का भी हुआ होगा, लेकिन 110% मैं श्योर हूँ कि ब्रेन में कुछ भी नहीं निकला होगा, क्योंकि उसका कुछ भी स्पीच में या कुछ भी, मतलब मुझे ऐसा उसके आई मूवमेंट में कुछ भी नहीं आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम है मैम उसके स्पाइनल कॉर्ड पे है। हमें मतलब मैं 100% अभी एक बार देखूंगी तब बताऊंगी, लेकिन क्योंकि उसके टॉकिंग से सब समझ में आ रहा, मतलब हम आयुर्वेद में ऐसा कह सकते हैं, मतलब हम शायद डिस्क मतलब हमारे द्रव्य वही है कि हमको मतलब वहां पे पहले देखिए, यदि वो गिरा होगा तो वहां पे कुछ ब्लीडिंग, वहां पे क्लॉट जैसी होगी, तो वहां पे हमको उसका विलयन भी करना है, प्लस मैम उसको वहां से एक्चुअली हटाना है। अभी पेशेंट 5 साल ज्यादा हो गया है ना, तो 5 साल के अच्छा बाद में अच्छा जो भी अच्छा कोई अच्छा। अगर कभी तो मैम हम भी तो फिर भी अपने नर्व्स को स्टिमुलेट करने के लिए जो भी, या मज्जा धातु पे काम करने के लिए, मज्जा अस्थि धातु मज्जा पे बराबर काम बोला मैम। करने पे काम करने के लिए, यस और प्लस हमारी नर्व्स पे काम करने के लिए, जो भी हमारी घृत कल्पनाएं हैं या जो लाक्षादि गुग्गुल टाइप की, या जो प्लस अस्थि मज्जा पे काम करे। बाकी मैं रिपोर्ट देख के ही श्योर हो सकती है, मतलब मैं शायद बीच में बोल देखिए, पड़ी आप लोगों के। आदरणीय नवीन जोशी सर ने लाइव कर दिया फेसबुक पे। अब बिल्कुल बराबर बोला मैम, ये थैंक यू सर। मॉर्निंग वाला सर, ये श्रुति मैम बोल रही कि मॉर्निंग वाला नहीं हुआ था क्या? नहीं, मॉर्निंग वाला भी हुआ है शायद, है। श्रुति मैम आप क्या बोल रही थी? सर मैं तो अभी इतना ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा था आपका। मैं अभी वो भेज रहा हूँ आपको, अभी भेज रहा हूँ। 7 बजे वाला वो था, इसके बाद नहीं, ये एक्चुअली 8 7 बजे बजे वाला। वाला नहीं, वो 7 बजे वाला ना वो कंटिन्यू चला है, वो सुबह 6 बजे वाला ही सब। नहीं अभी हाँ सर वो वाला ठीक है। अच्छा, शाम वाला तो फेसबुक लाइव हुआ ना, शाम वाला? नहीं 7 बजे वाला सर था, उसके बाद ये 8 बजे वाला तो मिल ही नहीं रहा था। मैंने तो 2 आईडी से देखा। हाँ, वो नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, आपने अच्छा पकड़ा, वो यूट्यूब पे लाइव था, अभी इसको फेसबुक पे कर दिया गया है। जी अंजना मैडम इतना बढ़िया बता रही थी कि हटने का मन ही नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था सुनते रहो। फिर सीमा त्रिपाठी मैडम बनाने लगी तो वो सुनते रहे इस केस की जो हाँ फाइंडिंग्स मैम ने आ बहुत रही है, अच्छा बनाया जी। इस केस की फाइंडिंग्स MRI में आ रही हैं एक्यूट माइलाइटिस, जिसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं। माइलाइटिस अभी भी हाँ 5 साल बाद? एक्यूट माइलाइटिस, हाँ 5 साल में। और जैसे अनुरिता मैम कह रही थी कि ग्लियोमा वगैरह, तो बच्चों में एक ही पॉसिबिलिटी ट्यूमर की होती है, वो होती है रेटिनोब्लास्टोमा। इसके अलावा कोई और पैथोलॉजी ट्यूमर की नहीं क्रिएट होती है। तो ये एक्यूट मायोलाइटिस है, इसको न्यूरोमायोलाइटिस ऑप्टिका से डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाई जा सकती है, तो इसके लिए इन्होंने सजेस्ट भी कर रखा है। तो ये जैसा कि श्रुति मैम कह रही थी, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप की इंजरी है, मुझे भी यही लग रहा था। तो इसके लिए हम इसकी रिफ्लेक्सेस चेक करके, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप की इंजरी में सारे के सारे रिफ्लेक्सेस एब्सेंट मिलते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन टाइप की इंजरी में रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो एग्जैजरेटेड मिलते हैं, बढ़े हुए मिलते हैं। तो ये इसके डॉबिंस्की रिफ्लेक्स वगैरह चेक करके रूल आउट किया जा सकता है, लम्बी जर्क वगैरह से भी रूल आउट किया जा सकता है। सर देखिए 2 चीज, एक तो एक्यूट वाला केस मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया, वो रिपोर्ट नहीं पता मुझे कब की है। दूसरा ये कि हमें डायग्नोसिस करने की मतलब अभी क्या जरूरत है, आप बताइए। हम मॉडर्न के डायग्नोसिस पे क्यों जाएं? हमारी चिकित्सा वही होनी है, हमको धातुएं पकड़नी है। दोष तो अब पक्व अवस्था में चले गए हैं, या ये बोल सकते हैं वो नीचे जो हमारा ये क्षीण अवस्था में चले गए, क्षय हो गया, मतलब बात क्षय का माना चाहिए। हम यहाँ पे वस्तियों का यूज करेंगे। श्रुति मैम, डायग्नोसिस इसलिए भी पकड़नी आवश्यक होती है कि ये हमारा नहीं मॉडर्न से बोल रही हूँ मैं सर, डायग्नोसिस तो पकड़नी मॉडर्न से। कोरिलेट दोनों से करिए, तो रूट पकड़ने में आसानी मिलेगी कि बीमारी की जड़ कहाँ पे छुपी हुई है, हम उस ऑर्गन पे काम तो कर पाए। सर मुझे तो लगता है यहाँ पे तेलघृत का ऐसा। गैलेक्सी M30 कौन है? घर की आवाज सुना रहे हैं सबको।
यहाँ पे महामाश तैल, सहचरादि, धानवंतर और जो तिक्तक क्षीरवस्ती है, इन सब का यूज करेंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। और जो मतलब मज्जा धातु पे ही करना है हम लोग। टिकटक क्षीरवस्ती तो बहुत बढ़िया काम करेगा। बहुत लाक्षादि गुगुल वगैरह ऐड कर देते हैं यदि हम, क्योंकि अभी काफी टाइम हो गई है। एक आध त्रयोदशांग भी ऐड कर सकते हैं। बृहद सर ने बताया था कि जो मीडियल नर्व पे है और सेंट्रल पे, तो सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था इसको, त्रयोदश सॉरी हाँ बृहदवाद चिंतामणि रस, इन सब चीजों को, तो वो भी हम उसमें से रसराज कुछ ऐड कर सकते हैं यदि केपेबल है बच्चा। रस में से एक चीज और एकांग वीर रस भी। हाँ 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 कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को ये करने के लिए मैम अभ्यंग और घृत कल्पना और बस्ती, ये तीन पे हाँ लोकली कटिवस्ती वगैरह यूज करना चाहिए, नाड़ी स्वेद वगैरह। मतलब मेरे हिसाब से तो आप करिए तो 1-2 महीने। और हम तो आयुर्वेद के अनुसार ही डायग्नोसिस पकड़ रहे हैं ना, हमारा तो जो भी है, जो हम मतलब व्रण, मैं सोच रही हूँ कि हाँ 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 आयुर्वेद के हिसाब से लेकिन कभी कभी क्या रहता है, जब ऐसे पेशेंट आता है ना मैम, तो हमको सॉर्ट आउट करके हम कहीं लाइफ रिस्क नहीं ले रहे हैं, या आगे आने वाली संप्राप्ति कैंसर या ट्यूमर की है, हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ, क्योंकि पहले ही लोग आयुर्वेद को नाम रखने के लिए बैठे ही है मैम। तो ये अगर हम रूल आउट करके सब बाजू में रख देते हैं ना कि भाई स्कैन क्या है, कौन सा ट्रैक्ट है, या कुछ अगर लीजन वगैरह फाइंड आउट हो रहा है या क्या, तो उससे ना हमें समय मिल जाता है कि भाई अभी हम अपनी ट्रीटमेंट और शोधन शुरू करें, कोई भी चीज आड़े नहीं आएगी। तो उसके लिए सिर्फ मैम, पर बच्चे को माँ बाप ने, मतलब शायद ये डॉक्टर ने बोला है कि बच्चा गिरा है, मिल तो रही है हिस्ट्री की, गिरा है, उसको आघात जन्य है, टाइफाइड का भी उसके बाद अच्छा ओके हाँ टाइफाइड का 3 दिन में उन्होंने सप्रेस किया हुआ है। तो ये मज्जागत संप्राप्ति इसी वजह से बन रही है, क्योंकि जो टाइफाइड का सप्रेशन करने के बाद में वो निमित्त हुआ होगा कि गिरा है। अगर गिरने के हो सकता है टाइफाइड हो ही ना, ऑस्टियोमाइलाइटिस की वजह से फीवर डेवलप हुआ हो। वो शंका सर, दोनों में से कोई भी चीज रूल आउट होगी। अगर ब्रेन स्कैन नॉर्मल है तो पूरी तरह से मज्जागत ज्वर, और उसके साथ में लीन अवस्था जो अभी पूरी तरह से संप्राप्ति वात प्रकोपित होने के बाद में, तो हमको सिर्फ संतर्पणोत्व और वात प्रकोप को लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर ये लोकल पैथोलॉजी और अभी भी वहां पे लीजन इन्फ्लेमेशन या ब्लड का क्लॉट है, तो सर उसको तो रूल आउट करना ही पड़ेगा ना। तो सिर्फ मॉडर्न हमको एक हेल्प करता है कि हम कितना डेयरिंग करें, कितना रिस्क ले, और हमारे से कोई गलती ना हो, और आगे आने वाले चीज को भी हम आगाह कर सके। बिल्कुल एकदम सही। अगर कोई कार्सिनोमेटस पैथोलॉजी बन रही है, मैलिग्नेंट पैथोलॉजी बन रही है, रिस्पांसिबिलिटी ना सर, हमको वो चीज कौन सा केस लेना है, कौन सा नहीं लेना है। नो सीबीसी कराइए ना, उसमें यदि कुछ ऐसा कार्सिनोमेटस है आपको थोड़ा तो फाइंडिंग मिल ही जाएंगे। सर ये क्यों बोल रहे हैं कि लेना है कि नहीं लेना है? सब लेना है बस, लेकिन ये बोल रहे हैं कि सब उनको काउंसलिंग करना है कि ये थोड़ा कृच्छ साध्य है, असाध्य है। लेना तो सब है ना केस हमें। सर एक केस बताती हूँ मैं, पुरानी केस है 10 साल पहले की, ग्लायोमा की केस थी, और ये नागपुर की केस थी। मेरे बॉम्बे के ओपीडी में जो पेशेंट आए थे उनके रेफरेंस से नागपुर से वो केस थी। ग्लायोमा में भी 2 प्रकार रहते हैं, तो बहुत फास्ट एक्टिंग ग्लायोमा था। अभी इतना दूर से पेशेंट जब हैंडल करना, तो पहले मैं उसको छोड़ती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिर शोधन के लिए, पंचकर्मा के लिए बहुत कंडीशंस आती, तो मैंने सब चीज क्लियर करके उनके सारे चीज मंगा लिए थे। सर बिलीव करिए, बहुत बड़ी हस्ती थी वो। उन्होंने राउंड अबाउट 17 लाख सर्जरी वगैरह करने के बाद में भी जब उनको रिजल्ट नहीं आया और गिव अप कर दिया एलोपैथिक ने, तब किसी ने बताया कि आप ट्राई करके देखो आयुर्वेदा। और उस वक्त में, क्योंकि ग्लायोमा को जब आप कभी कभी ग्लायोमा जो स्लो मूवी डेवलप करने वाला ग्लायोमा है, उसमें आप 2 से 5 साल लाइफ बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन अगर वो ग्लायोमा फास्ट इंक्रीजिंग हुआ, न्यूरोग्लायोमा जो बहुत आपको टाइम नहीं मिलता है, तो उस वक्त में पैथोलॉजी बहुत खराब हो जाती है सर्जरी के बाद में, और उनको वो किसी ने सजेशन प्रॉपरली नहीं दिया। तो जब वो मेरे पास में आए तो उनके सिर्फ बेटे फ्लाई करके आए थे। मैंने पेशेंट को मूव नहीं किया था, क्योंकि पेशेंट सेमी पैरालाइज था और कुछ भी चीज मतलब खाना नहीं जा रहा था। इट वाज वेरी रेडिकल मतलब क्रिटिकल कंडीशन। उस वक्त में उनको जो भी है मैंने स्ट्रेट अवे ये बता दिया था कि हम यहाँ पे ग्लायोमा रिड्यूस करेंगे या पेशेंट को नॉर्मल, मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं दूंगी। अगर ये 2 हफ्ते की आप दवाइयां लेके जा रहे हैं, तो उसके बाद में अगर, क्योंकि उनके पास में कुछ हफ्ता ही बचा है, ये आपको वो डॉक्टर ने सर्जरी के बाद में बताया। एक्चुअली आपने सर्जरी के पहले कंसल्ट करना चाहिए था, और जो सर्जन है उससे आपने पूछना चाहिए था। जब आप 17 लाख एक्सपेंड कर रहे हो, तो उस उन्होंने आपको कितना दिया वो पहले बताइए। सर 10 साल पहले की केस है। तो आपने कितना लिया था?
2200-2300 रुपए लिया था सर। बस वहां 17 लाख दे देंगे और आप 2200 रुपए लिए बस। अरे सर ऐसे है ना सर कि मुझे वो कंडीशन दिख रहा था, उनको झूठ बोल के फंसाया गया था। और पेशेंट को सर जो मैंने योग दिए थे उस वक्त में ऐसे ही सिंपल, जैसे आपने बृहत्वाद चिंतामणि बोला, रसकल्प 2 और दीपन पाचन के साथ में मैंने नस्य पे मेरा बहुत ज्यादा ये रहता है, तो मैंने उनको घृत सिद्ध करके दे दिया था। और क्योंकि तब प्रधमन वगैरह ऐसी कंडीशन में आप प्रधमन या तीव्र नस्य नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ नाक में लगाने के लिए जो भी है वो ब्राह्मी और वचा छोटी मात्रा में और ज्येष्ठमद, ये 3 चीजों को एक करके दिया था उनको। सिर्फ सर वो नस्य से उनको नींद आने लगी थी, उनका एग्रेसिवनेस जो भी है वो पूरी तरह से। और सबसे मेन चीज, उन्होंने वीडियो कॉल पे मतलब आंखें वगैरह करके, तो 2 हफ्ते में उनको बहुत। और जब मैंने उनको बोला कि आप पेशेंट को यहाँ पे लाइए, क्योंकि मेरे पास में सर सामने ट्रीटमेंट करो तभी आप कुछ यापकत्व आपको मिल सकता है, तो उतनी देर तक उनको किसी और डॉक्टर ने वगैरह कुछ बताया। 1 हफ्ता लैप्स गया, दवाई का गैप आया, उन्होंने नस्य वगैरह बंद कर दिया और फिर कुछ ट्रायल करने के लिए पता नहीं काठमांडू हो गए, पेशेंट इन द ट्रैवलिंग ही गया। तो ये वजह से मैंने बचाने का वजह सिर्फ इसलिए सर कि आपके हाथ में सब ट्रीटमेंट। मैं तो जो अभी सर बोले ना सरोज सर मैं आपको बोलती हूँ इन दिस 25 years ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास में ये केसेस आनी चाहिए और आपने ही इनको हाथ लगाना चाहिए। उसका वजह क्या है, इन कैंसर लास्ट 10 years 11 years का एक छोटा सा ही एक्सपीरियंस है मेरा, लेकिन 2% भी रिजल्ट केमो रेडियोथेरेपी की नहीं है, लेकिन फिर भी केमो रेडियोथेरेपी दी जाती है, ट्रायल ड्रग्स है, अभी भी रिसर्चेस चालू है। जो ब्रेन पैथोलॉजी, हेमिप्लेजिया, पैरासिस, जो भी ये कंडीशंस में पेशेंट रहते हैं सर, अगर बाई चांस थोड़ा बहुत फेशियल पैरालिसिस, तो आप कंसेंट लेके कर सकती है ना ट्रीटमेंट, उसमें हाँ क्या सर मैं कंसेंट लेके करती हूँ, इसलिए मैं बुलाती हूँ मेरे यहाँ पे। मैंने हॉस्पिटल का ऐसे मत करिए कि ट्रीटमेंट ही नहीं देना, क्या पता उनका नसीब से वो ठीक हो सर जाए। मैं ट्रीटमेंट देती, मैं वही सरोज सर को भी बोलने वाली थी, ट्रीटमेंट के लिए आपके पास में, लेकिन आपका बाजू क्लियर कर लीजिए कि मैं आपको सिम्टम्स कम करूंगा, मैं आपको 3 महीना 6 महीना देना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कितना यापकत्व है ये मैं 3 महीने बॉडी के रिस्पॉन्स के हिसाब से बताऊंगा, मेरे द्रव्य चेंज होंगे, कर्म चेंज होंगे। लेकिन आप ऐसे हाथ खड़े करके दूर से मत भगा दीजिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। आप बोले हम ट्राई करेंगे, कभी नहीं करती हूँ सर, मैं बोलती हूँ। योग रत्नाकर में बोला है कि अगर कोई इंसान डूब रहा है तो उसके बाल पकड़ के भी, वो नदी में डूब रहा है तो बाल पकड़ के भी कोशिश करना चाहिए बचा दें, तब तक उसके मतलब कोशिश करना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट नहीं बना करना चाहिए। पाठक सर, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, हाँ हम समझ गए, हम क्रॉस नहीं कर रहे, हम बस क्या है आप जो बोल रहे हैं ना, मैं सर जो स्टूडेंट्स हैं वो घबरा जाएंगे कि ऐसे केस लेना है कि नहीं लेना है। नहीं, मेरा बोलने का जो मकसद है वो ये है कि जब कभी भी मेरे पास ये मैलिग्नेंट केसेस आते हैं, हाँ मैं हर केस को ट्रीट करता हूँ। हाँ यही बोलिए, और पॉजिटिव कुछ ना कुछ तो आएगा ही, और कंसल्ट के करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो ये करता हूँ कि साइड बाय साइड जो भी आपका मैनेजमेंट हमारा काउंटर पार्ट एलोपैथ चला रहा है उसको भी ना छोड़ें, क्योंकि कैंसर का पेशेंट आपको मौका नहीं देगा सोचने का, बाद में आपको जहां से भी हेल्प मिल सकती है आप लेते रहें। तो इसलिए पैथोलॉजी अगर जो कार्सिनोमेटस बना रहे हैं तो डिसीजन मेकिंग के लिए कि आपको पेशेंट को क्या बोलना है, पेशेंट आपसे ये भी पूछेगा कि मैं एलोपैथ लूं कि छोड़ दूं। तो मैंने अगर जो डिसीजन ले लिया कि दिस केस इज कार्सिनोमेटस, दिस केस इज ऑफ कार्सिनोमेटस पैथोलॉजी, देन आई विल सजेस्ट हिम कि आप काउंटर पार्ट जो हमारा एलोपैथी सिस्टम है उसकी भी हेल्प लेते रहें और हम भी ट्रीटमेंट करते रहेंगे। सॉरी सर सर यहाँ पे मैं पूछूंगी कि यहाँ पे 5 साल से बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम है, तो 5 साल से यदि आप मतलब प्लीज आप, मैं सच में बताऊं छोटी हूँ, आप लोगों को इंटरप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन सर 5 साल से यदि आप ऐसा मतलब पेशेंट को एकदम से इतना डरा देना या एकदम से कैंसर समझ लेना एक छोटा, जबकि वो हिस्ट्री दे रहा है कि वो बच्चा गिरा था, तो हम पहले मतलब ठीक है एक नॉर्मल सीबीसी करा लें, बच्चे आप देख लें कितना एफर्ट, आप कितने टेस्ट करा सकते हैं, मैं बिल्कुल कह रही हूँ कि हमें क्लियर रहना चाहिए, टेस्ट करा लीजिए, लेकिन अभी चिकित्सा शुरू कर देनी चाहिए। मतलब ये हमारे जैसे तिक्त क्षीर वस्ती गिलोय है, इतना अच्छा ऑलरेडी काम करने वाला है, जो रसी योग है, जो हम वस्ती कर रहे हैं, जो हम कटी वस्ती कर रहे हैं, जैसे हम पान के लिए भी दे धानवांतर, गंध तेल, लक्षदीप, हमारी इतनी अच्छी चीजें हैं, तो हमको साथ में अभी से ये शुरू कर देना चाहिए। यदि ये होगा तो 15-20 दिन में ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बच्चे को और फैमिली को एकदम से डरा देना कैंसर मतलब 5 साल से है तो ना, उसे 5 साल से तो कोई इशू नहीं है।
आपको कोई मैं काउंटर मैं नहीं तो करता है, आप बिल्कुल निश्चित नहीं रूप से नहीं आपसे agree आप करता है। अपने हिसाब से बिल्कुल सही हैं, बट मैं थोड़ा सा मैं बच्चों की डॉक्टर मैं उस हिसाब से लेके चल रही हूँ। निश्चित और रूप क्योंकि से ऐसे केसेस आपकी हैं क्या नहीं नहीं पता सर कैंसर आप नहीं है, कैंसर नहीं है वो, तो फिर क्या नहीं नहीं कैंसर हो सकता है, हाँ, हो तो भी मतलब हम सकता है, नहीं भी चिकित्सा हो सकता चालू है, कर बस सकते हैं। कंफर्म तो नहीं है ना, कंफर्म तो नहीं है, तो फिर हम ट्रीटमेंट तो शुरू करें, कुछ तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और एक और जोड़ना चाहूंगी सर, सरोज सर, अगर आइंदा आपके पास में एलोपैथी का पेशेंट आए तो सबसे जी पहले ये मैं बता दूं, एलोपैथी से अब तक जो कैंसर पे, क्योंकि तीनों ग्रुप से मेरे पास में, एक जो जी एलोपैथी के साथ में आयुर्वेदिक लेते हैं, वहां पे हम एलोपैथी का साइड इफेक्ट कम कर पाते, प्रोलॉन्गिविटी दे पाते हैं। निश्चित रूप से, जो बिल्कुल प्लेन बिल्कुल मेन लाइन आयुर्वेद लेते हैं सर, उससे सी मार्कर कम होता है, पेशेंट का लाइफ बहुत अच्छे से बढ़ता है। और जितना अच्छा आयुर्वेद के पास में है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब रस कल्पनाएं, शुद्धिकरण, उसके बाद में रसायन चिकित्सा, ये इतनी क्वालिटी की है, बस हम डेयरिंग नहीं करते, हम डर जाते हैं। बिलीव करें, मैं मैं आपके ऊपर नहीं बोल रही सर, मैं मेरी बात नहीं करूँ, पहले नहीं 15 साल बिल्कुल पहले बिल्कुल मेरे आप कहाँ सही कह कैंसर रहे हैं। प्रैक्टिस था सर। ठीक दिस है। इज ए एथिकल इश्यू, दिस इज ए एथिकल इश्यू। अगर आपने पेशेंट को ठीक से नहीं समझाया और अगर आपसे केस हैंडल नहीं हुआ तो कल को पेशेंट ये बोलेगा कि आपने पहले बताया क्यों नहीं था, मैं लंदन दिखाता कंसेंट अमेरिका लेके करे ना कोई भी केस, है ना। कंसेंट लेके उसको, सबसे मेन चीज, इसके पहले भी मैंने वो तरीका बताया था, लेकिन अभी वो टॉपिक का नहीं। अगर वो एलोपैथ लेके आया है, सबसे पहले उसको पूछे कि डॉक्टर ने क्या बोला है, उसने ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ से लिया है, और उसमें क्या अच्छे बदलाव आए, क्या प्रोग्रेस दिखा है। और जब वो बोले कि हमें आपके पास में लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको ये बोलेगा मेरे कोशिश में आपको इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो ही 6 महीना के बाद और में दूसरा कंटिन्यू बात है करना। कि ये भी घबराए मत कि 1 हफ्ते में ठीक हो जाए पेशेंट। हाँ, बस बस सर, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये गलत वर्ड नहीं जाए, इस वजह से। मेरा इवन हमेशा ये रहता है पेशेंट को समझा देना कि आपको ये इश्यू है, आप अगर जो ट्रीटमेंट बियर कर सकते हैं दोनों पैथीज का तो साइमल्टेनियसली बियर कीजिए। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन इस तरीके की नहीं होती कि वो वो तो एलोपैथी, अलग बात है, वो तो व्यवहार की बात है ना, हम तो इन ट्रीटमेंट दैट का डिस्कशन कर रहे हैं। इन दैट केस वी आर फ्री टू ट्रीट बाय ओनली आयुर्वेदा, है ना। तो ये थोड़ा सा मेरा अप्रोच रहता है ताकि if मैं you are going to एथिकली treat अपने cancer आप को। sir, without stopping allopathy, you will never get the result, I assure you. Last जी 25 years experience, I'm assuring you. You have to stop the treatment. हाँ, उसका तरीका रहता है, उसको काउंटर या जो भी चीज करके, लेकिन केमो रेडियो बंद करने के बाद में, मैं मेरा जो बेसल सेल कार्सिनोमा का केस जब परसों रखूंगी ना, तो उस वक्त मैं आपको मैं बताऊंगी, मैंने इंस्टेंट केमो ड्रग कभी किसी ने स्टॉप नहीं किया है, लेकिन वहां पे गड्ढा बन रहा था, और मुझे मालूम था कि, क्योंकि उसके साथ में उसका प्रोस्टेटाइटिस, उसके बाद में किडनी स्टोन और लिवर और ग्रहणी, मुझे मिल गया था कि ये ग्रहणीज मतलब संप्राप्ति है, ग्रहणी से ही रिलेटेड है। तो मैंने इंस्टेंट वे में केमो ड्रग बंद करने के बाद में, एंड ही वाज द फादर ऑफ अ वेरी गुड डॉक्टर हु इज कंटेम्पररी प्रोफेसर एट सम गुड कॉलेज, तो मैं वो केस रखूंगी तब। बिल्कुल एलोपैथी अगर साथ में चले तो कैंसर ट्रीट नहीं कर पाएंगे आप, बस उसको एक अच्छा इफेक्ट दे पाएंगे या साइड इफेक्ट कम कर पाएंगे। अदरवाइज बिलीव मी, there are no results in allopathy with chemoradiotherapy, even with surgery. Yeah, there will be a maintenance, hardly 2 months to 2 years they can provide a life, not more than that. एलोपैथी आल्सो सेज कि हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है, ओनली 5% केसेस वी कैन मैनेज, ओनली मैनेज, दे आर नॉट ट्रीटिंग, है ना। तो ये तो एलोपैथी खुद कहता है। बट मैंने देखा है कि कीमोथेरेपी के बाद के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन से काफी कवर कर लेते हैं। कि जैसे उसको वीकनेस होती है, कीमोथेरेपी में क्या करते हैं कि हम केमिकल्स के द्वारा सारी की सारी उसकी कैंसरस एज वेल एज नॉर्मल सेल्स को भी खत्म कर देते हैं। तो नॉर्मल सेल्स को जब खत्म करते हैं उसमें हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब खत्म हो जाती हैं। जब खत्म हो जाती है तो हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा उसको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल दे रहे हैं। हालांकि एलोपैथी एकदम मना कर देता है। एलोपैथी जैसे हम लोग कह रहे हैं कि आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद के साथ आप एलोपैथी ले लो, है ना, लेकिन एलोपैथ कभी अलाउ नहीं करता कि आप आयुर्वेदिक लो। मतलब वो ऐसा शो करते हैं कि हमसे हो ना हो लेकिन हम किसी और को हाथ लगाने नहीं देंगे। तो इन केसेस में जो हमारा अनुभव रहा है कि आयुर्वेदा प्ले ए बेटर रोल इन दीज केसेस, कार्सिनोमेटस केसेस। और किसी को कुछ बोलना है क्या इस पे? डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी, हाँ जी, मीना जी, मिनल मैडम, अभिलाषा जी, आप बोलिए कुछ।
सर मुझे केस डिस्कस करना था सर। ठीक है, और एक बात कि मैं किसको को होस्ट बनाऊं जो संभाल सकता है? मेरे को अभी पेशेंट के लिए दवाई लेने जाना है, देने जाना है, मतलब कौन को होस्ट बनना चाहता है? आज आप लोग चॉइस करिए कि कौन बनना चाहता है को होस्ट। बोलिए ना प्लीज, को होस्ट कौन बनना चाहता है? आप लोग बोलिए, नहीं तो मैं अंजना मैडम को बना देता हूँ। अंजना मैडम सबसे सीनियर है आप लोगों में और अच्छी भी है। देखिए अंजना मैडम जी, आप थोड़ा संभालेंगी? सक्सेना मैडम जी, शायद मैम है नहीं। जी सर, जी सर, जी सर, आप नमस्कार। संभालेंगे क्या? मेरे एक पेशेंट को ये जॉइंट में बहुत पेन हो रहा है, बात्रक जैसा। जी सर, जी सर, थोड़ा ठीक दवाई है सर, देना। आप आइए सर, ठीक है आप सर, संभालिए। और नमस्कार। जी अभिलाषा सर, जी आप आइए और केस बताइए। जी सर, नमस्कार। जी सर। मैडम प्रणाम। जी प्रणाम, प्रणाम अभिलाषा जी, बताइए जी। मैम एक पेशेंट है जिसने इसको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए वो मेरे पास आया था, लेकिन उसकी जब मैंने एग्जामिनेशन किया और हिस्ट्री ली तो मैम उसकी जीवा साम थी, मलमूत्र सम्यक है, अग्नि समाग्नि बता रहा है, कोष्ठ भी मध्यम लग रहा है उसका। और जैसे उसका 3 साल पहले हिस्टेक्टोमी हो चुकी है, लेडी है वो, 50 years ओल्ड, हिस्टेक्टोमी हो चुकी है और 3 साल पहले। फिर उसके बाद उनको 2 साल बाद उनको हार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, तो एंजियोग्राफी किया था, तो उस कारण उनको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी। अभी उनको हाइपर हाइपर मतलब हाइपरथायराइडिज्म भी है, वो थायरोक्सिन 25 mg ले रही है। थायरोक्सिन लेने के बाद उनका TSH लेवल नॉर्मल है, जैसे 2.8। शुगर नील है मैम उनको, हाइपरटेंसिव है पेशेंट। और जैसे कोलेस्ट्रॉल वो करते हैं तो उनका HDL कोलेस्ट्रॉल मतलब कम आ रहा है, 50 से कम। जैसे नॉर्मल 50 चाहिए तो उनका 42 आता है, बट ट्राइग्लिसराइड ऑलवेज रेज रहता है मैम, दवाई लेने के बाद भी। 378 है उनका अभी फिलहाल। हेलो जी 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 जी। हाँ, और हीमोग्लोबिन भी उनका अच्छा है मैम, 11.5। तो जैसे मैंने जो संप्राप्ति बनाई है उसमें उनका मंदाग्नि के कारण कफदोष बढ़कर ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा मैंने संप्राप्ति बनाई है। तो उसमें मैंने आम पाचक वटी, आरोग्यवर्धिनी, और फिलहाल तो मैंने उनको अनुलोमन के लिए ये बताया है अपना आरंगवत हरितकी जो है ना, अपनी गंधर्व हरितकी। हेलो, हाँ, तो ये दिया है मैम। और इसमें क्या क्या ऐड करना चाहिए? मैंने बाकी कुछ ऐड नहीं किया है। एज कितनी है और वेट कितना है? वेट उनका, हाँ एज है मैम 51 और वेट है उनका 60। अच्छा, और कितने दिन पहले हिस्टेक्टमी हुई है? 3 साल पहले मैम। अच्छा, उसके बाद उनको हार्ट की प्रॉब्लम चालू हुई और ये तो हार्ट में थोड़ा सा उनको पेन आया था, तो उस कारण फिर उन्होंने एंजियोग्राफी करवाई, तो फिर एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी उनको। एक ऑब्स्ट्रक्शन था आर्टरीज में, तो एंजियोप्लास्टी। तो इस समय मेन प्रॉब्लम जो उसको, इनका मेन प्रॉब्लम इस समय जो बता रही हैं, वो मेन प्रॉब्लम क्या है? वो उनका ना ट्राइग्लिसराइड कम नहीं होता है दवाई लेने के बाद भी। कंप्लेन क्या करते हैं वो आपसे? कंप्लेंट तो अभी कुछ भी नहीं है उनको, मेरे पास इसीलिए आई थी कि मुझे ये जो गोलियां खानी पड़ रही है वो मेरी छूटेगी क्या, मतलब कोलेस्ट्रॉल का जो टैबलेट्स है। हाँ, हमारे आयुर्वेद में है ऐसी चिकित्सा, तो वो उसी के लिए बाकी तो उनको कुछ कंप्लेंट्स नहीं है ऐसा। एक तो वो थायरोनाम, हाँ, एक तो थायराइड के लिए दवा ले रहे हैं ना मॉडर्न की। हाँ 25 mg थायरोसिन। और मॉडर्न की कोई दवा ले रहे हैं क्या वो? जी मैम, वो एस्प्रिन वगैरह जो रहता है कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल करने के लिए, उनका वो भी चालू है। वो उन्होंने फाइल नहीं लाया था, लेकिन हिस्ट्री में उन्होंने बताया कि हाइपरटेंशन के लिए ले रही है एटेनॉल, और ये थायरोक्सिन बताया उन्होंने मुझे, और ये एस्प्रिन, ये 3 मेडिसिन उनको याद थे तो उन्होंने वो बताया। बाकी तो ये सिर्फ वो ब्लड रिपोर्ट्स लेके आई थी, बाकी कुछ नहीं था उनके पास। मेन प्रॉब्लम उसको यहाँ जो शुरू हो रहा है वो केवल एक तो सबसे पहले क्या हुआ कि क्यों कराना पड़ा हिस्टेक्टमी? कॉज क्या रहा होगा? मैम उनको ना मल्टीपल सिस्ट थे, ऐसे बता रही थी वो,
हाँ तो हाँ हेवी ब्लीडिंग हो रहा था उनको, हाँ। बहुत ही ज्यादा हैवी ब्लीडिंग। फिर उनको मेनोपॉज आ गया, फिर मेनोपॉज हम्म के बाद भी उनको एक दिन अचानक से हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया। तो हम्म। उन्होंने जब देखा तो मल्टीपल सिस्ट थे, तो उस कारण उनको वो निकालना पड़ा यूटेरस। अच्छा, और उसके बाद से जो है ये हार्ट की हार्ट हार्ट जी की कम हाँ। प्रॉब्लम। हाँ, और उनको वो बताती है हिस्ट्री की मुझे हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, ये कोलेस्ट्रॉल हमारे घर में सभी को। कोलेस्ट्रॉल मेरे भाई को, मेरे मम्मा को, सभी को, मेरे बहन को कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई था। और मेरे जो मम्मा की डेथ हुई है, मेरे भाई की डेथ हुई है, वो हार्ट अटैक से ही गए हैं वो। मतलब अरे, कोलेस्ट्रॉल ऑलवेज उनका रेज रहता था। तो ये थायराइड हमारी की हेरिडिटरी प्रॉब्लम। थायराइड की हिस्ट्री कब से बता रही है? थायराइड हिस्ट्री, की अभी से बता रहे हैं, जब से वो उनका हिस्टेरेक्टोमी का डायग्नोस हुआ उसके उससे बाद। पहले कभी थायराइड की हिस्ट्री नहीं थी? नहीं नहीं, तो तभी से उनको हार्मोनल सब चेंजेस आ गए निकलने के बाद। हाँ मैम, तो एक्चुअली क्या है ना, अब अगर आप उसको हम अपने आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि जो उनकी अपनी पूरी धातु पे अगर जो हम देखेंगे धातु दृष्टि की बात करेंगे, तो वो धातु दृष्टि उनकी जो है वो अब से नहीं है, वो उनका कुछ भी हेतु जरूर रहा होगा पहले से। और जैसे आप कह रहे हो कहीं ना कहीं उसमें कंजेनेटल या हेरिडिटी का भी प्रॉब्लम रहा हो सकता है। तो वो रस धातु से जो है वो कहीं ना कहीं उनकी दृष्टि स्टार्ट हो गई है। और जिस समय उसको हमें टाइमली मैनेज करना चाहिए था वो टाइमली मैनेज नहीं हो पाई है। और क्योंकि हम जहां तक हम लोग जैसा सोचते हैं कि जब रस धातु जो है वो कुपित हुई है तो वो रस धातु की हम उप धातु को आर्तव मानते हैं। और जो क्योंकि आर्तव का जो मूल वो है वो आर्तव स्रोतस है। तो आर्तव स्रोतस की एक जाति उन्होंने पहले ही बता दिया कि उनको आर्तव की मात्रा बढ़ी और आर्तव जो है उनको जो है गर्भाशय को निकालना पड़ा। तो यहाँ धीरे 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 संप्राप्ति जो है वो खा वैगुण में मिलता चला गया और कई जगह लोग इसने जो है अपना कहते संप्राप्ति बनाई है। तो ये कोलेस्ट्रॉल तो हम मॉडर्न वे में कहते हैं, लेकिन ये जो धातु की विकृति हुई है वो रस रक्त मांस में। अभी जो हम मेदो धातु की दृष्टि की बात कर रहे थे, इससे पहले भी मज्जा तक की बात कर रहे थे, तो ये जो है धातु दृष्टि का पूरा केस है। और ये धातुवाग्नि तक जो है दोष और दूसरे संकल्प जो है वो कहीं ना कहीं दोष और दूसरे की जो है वो हुई है, सम्मूर्छना हो चुकी है। और वहीं पे हमें विघटन करना चाहिए था, पहले ही करना चाहिए था। क्योंकि हिस्टेक्टमी एक इतना सिंपल सा होता है कि यहाँ तक मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में और गायनिकोलॉजिकल प्रैक्टिस में कि आज सबसे पहले पेशेंट सोचते हैं मुझे ब्लीडिंग हो रही है और मैं हिस्टेक्टमी करा लूं और मुझे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि एक्चुअली ऐसा एकदम नहीं है। जहाँ आपने एक नॉर्मल जो आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी चल रही है उसको, और मानिए उसमें थोड़ा सा पैथोजेनेसिस भी हुई है, तो उस पैथोजेनेसिस को अगर हम वहाँ पे अरेस्ट करें या उस पैथोजेनेसिस को हम चेक करें, ओवरकम करें, तो वो ज्यादा ठीक है, बशर्ते कि हम पूरा का पूरा यूट्रस निकाल के बाहर करते हैं। उससे जो वो पैथोजेनेसिस होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, या संप्राप्ति जो होती है वो और ज्यादा विषम हो जाती है। यहाँ इस केस में मैडम ऐसा ही हो रहा है। जो आप कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हो और जो आप बद्ध और अबद्ध जो हमारा मेद है उस पर डिस्कशन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और वहां से जो पेशेंट को ये सिम्टम्स आ रहे हैं या जो वो चाह रहा है कि हमको कोलेस्ट्रॉल टेबलेट ना खाना पड़े या थायरानॉल ना खाना पड़े, तो ये उसको और पहले से ही थोड़ा सा पंचकर्म चिकित्सा से, शोधन चिकित्सा से, या फिर मृदु विरेचन से और मृदु जो है बस्ती क्रम से अगर ये पहले से आपके पास आ गई होती तो इनके शायद हम यूट्रस को भी सेव कर पाते और इनको जो है इस तरह की प्रॉब्लम से बचा पाते। अब यहाँ पर आपने बताया कि इनको हार्ट डिजीज भी है, यहाँ थायराइड की भी प्रॉब्लम बताई, यहाँ पर इनको आपने जो कहा कि स्पेसिफाई करके कि किडनी में भी कहीं ना कहीं अगर हम कंसंट्रेट होंगे तो आपने इसकी जो है KUV किडनी का भी फंक्शन टेस्ट एक बार देख लीजिएगा और एक बार लीवर फंक्शन टेस्ट भी उनका जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि जब जहां तक हम लोग देखते हैं, अभी कल ही सर बता रहे थे, मिश्रा सर से बात, सरोज मिश्रा सर का डिस्कशन साफ साफ हो रहा था कि जब मेदो धातु की दृष्टि होती है तो फिर अस्थि धातु पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और धीरे धीरे अभी इस केस में ऑस्टियोपोरोसिस है ना, और उस तरह की कंप्लेन भी आने ही वाली होगी अगले महीने 2 महीने के बाद या अगले साल 2 साल के बाद। तो जिसको हम मीनोपॉजल सिंड्रोम के अंदर, हाँ मीनोपॉजल सिंड्रोम के अंदर में हम लोग कहते हैं। और मीनोपॉजल सिंड्रोम में जो ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर हार्ट डिजीज है या फिर जो है वो जनरली जो है ड्यू टू
ओवेरियन डिसऑर्डर, ओवेरियन डिसफंक्शन भी हो रहा है। हो सकता है उन्होंने एक ओवरी उसमें छोड़ा भी हो, क्योंकि हिस्टेक्टोमी में जनरली दोनों ओवरी को बाहर नहीं निकाला जाता है, केवल एक सर्जन जो है वो चाहे वो अपने को बुद्धू बना रहा है या वो पेशेंट को बुद्धू बना रहा है कि नहीं हम यूट्रस तो निकाल दे रहे हैं लेकिन एक ओवरी छोड़ दे रहे हैं, जिससे कि इसमें हार्मोन्स बने रहेंगे। और पेशेंट को हकीकत में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर हमारा जो आर्तव स्रोतस बनाया गया है, तो आर्तव स्रोतस का मूल ही उन्होंने पूरा बताया है, गर्भाशय और आर्तववाही धमनियां। तो अगर हम गर्भाशय निकाल दे रहे हैं और एक एक ओवरी छोड़ दे रहे हैं, तो हम काम गलत कर ही रहे हैं। और केवल ओवरी रहने से हम चाहेंगे कि जो हार्मोनल डिसबैलेंस ना हो, तो ऐसा नहीं होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। तो ऐसे केसेस में मेरे हिसाब से मैडम थोड़ा सा जो है, सबसे पहले मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंट इतने सेटबैक से निकल चुका है, उसको हार्ट सर्जरी हुई, उसको यूट्रस का निकालना पड़ा, तो उसको कम से कम पहले थोड़ा सा आप बहुत अच्छे से कन्विंस करके और उसको आप जो है मेडिटेशन कराइए, उसको थोड़ा प्राणायाम अच्छे से कराइए। और मैम उसके वो अलावा करती है, वो हाँ मेडिटेशन करती है, सुबह 4 बजे उठ के वो मेडिटेशन रोज करती अच्छी है, बात है, और बहुत अच्छी रात बात है में मैम। 9 बजे वो सो जाती है। और उनका जो दिनचर्या है या फिर आहार है वो बहुत ही सात्विक है। वो जो ओम शांति वाला जो उनका जो ये है, वो पंथ में वो जाती है। यहाँ पे तो इस साइड महाराष्ट्र में एक ओम शांति करके है, तो हाँ वो अच्छी उसमें बात है जाती मैम। है, तो तो ऐसे उनमें पूरा केसेस में साथ हाँ, ऐसे वो केसेस में हम पहले से लोग ना ही, थोड़ा सा हाँ पहले से उनका मतलब वही इस बोलना तरह है से कि है। मैं सात्विक हाँ आहार वहाँ विहार है मेरा, और मैं पहले से मतलब युवा अवस्था से मैं ये सब कुछ पालन कर रही हूँ, तो फिर भी मुझे ये कोलेस्ट्रॉल क्यों हो रहा है और ये ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे हाँ तो राजसिक या तामसिक इसीलिए आहार विहार नहीं है उनका, तो फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम सी है, पित्त प्रकोपित, जैसे अपनी बात लैक्मे बोलते पित्त क्यों प्रकोपित हो गया है, तो फिर मैंने हाँ वो तो खुद वो आगे एक्चुअली हाँ हेरिडिटरी एक्चुअली का बताया फिर। हाँ हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है ना, तो जब रजोनिवृत्ति तो अब मान लीजिए कंफर्मली हो गई है। अब तो रजोनिवृत्ति के लिए सबसे पहले तो हमें उसकी उस कंडीशन पे ध्यान देना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें क्योंकि जीवनीय द्रव्य की औषधि देना है और उसको मानसिक स्तर को भी हमें बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल लेके आना है, तो कुछ हम लोग इस तरह का योग देते हैं या जो जो कार्य करता है हमें मीनोपॉजल पर। तो उसमें सबसे पहले हम अश्वगंधा को लेकर आते हैं। अश्वगंधा है या अश्वगंधा रिष्ट है, अश्वगंधा चूर्ण है, अश्वगंधा घृत है, अभी जैसे सर ने आज पढ़ाया। तो अश्वगंधा की हम किसी भी तरह की औषधि लेके, किसी भी तरह की कल्पना लेके कम से कम उसकी डोज जरूर देंगे, क्योंकि अश्वगंधा जो होता है वो इस समय में जो हमारा स्पेसिफाई करता है पेशेंट, जैसे आपसे बोल रहा है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है या हमें दवा कब छूटेगी, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी अपने आप को दुर्बल मतलब प्रतीत होता है या दुर्बल की फीलिंग करता है। तो वो जो वीकनेस होती है वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, वो अश्वगंधा से काफी कुछ हम लोग उसे ठीक कर पाते हैं। इसके अलावा ना हम जनरली जो है जटामांसी, और यहाँ पर अगर हम आमल की, थोड़ा सा पारसी की अवानी एक मेडिसिन आती है, उसी में थोड़ा हाँ ज्योतिषमती, हाँ मैम। जाति फल, सर्पगंधा, है ना, इस तरह की कॉम्बिनेशन बना के दिया जाता है। और इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के, या आपने कहीं पढ़ा होगा, ये दिया भी मैम जाता है हमारे आवाज डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है, आपकी आवाज ही नहीं आ रही मैम। हेलो मनोज सर से कह रहे हैं, मनोज सर प्लीज। हाँ मनोज सर प्लीज, थोड़ा सा हम ठीक हो गया ना। मैम। हाँ तो मैम, मैंने जनरली हाँ जटामासी, आमल की, हाँ ज्योतिषमती, पारसिक यवानी, और हाँ क्या बताया मैम आपने? जाति फल, जाति फल, जा, जाति हाँ फल। जाति फल है ना। और हाँ। इसमें क्या होता है, इनके साथ में अगर थोड़ा सा अगर हम जो है रस सिंदूर मिला दे ना, रस सिंदूर, तो हाँ और मैम। उसमें जनरली क्या होता है कि समटाइम्स जो है वो जो खसखस, खसखस समझ रहे होगे ना। हाँ मैम। हाँ हाँ, उसकी उसकी भावना देख के अगर हम मेडिसिन को तैयार करते हैं या फिर इसको पेशेंट को देते हैं ना, तो इसमें जो आपके पेशेंट की कंप्लेन है ना, उसमें काफी कुछ इफेक्ट आएगा। और अगर पुनर्नवा स्टकवात या पुनर्नवा रिस्ट के साथ इसको अनुपान के साथ हम देंगे, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो मानसिक रोग, जो मीनोपॉजल सिंड्रोम होता है या अभी आया नहीं है, उसको ज्यादा हम उसको यहीं पे कहते हैं ना, संचय पता दोषा लभन्ते न उत्तरो गति। तो अब जो मेनोपॉजल सिंड्रोम उसको आगे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है आगे के लिए, तो उसको हम यहाँ से रोक सकते हैं। तो इस तरह से वो ये जी स्पेशली तो कुछ अभी कंप्लेंट उनका यही है कि मुझे मेरा जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ के आता है वो मुझे कम करना है, क्योंकि वो बोल रही है हाँ कि डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि टीस्पून ऑयल लेना है, तो मैं खाली टीस्पून ऑयल की सब्जी खाती हूँ, बाकी तो मैं पूरा
मतलब अपनी जैसे नहीं मैम, टाक उसमें की। हमें हमें धात्वाग्नि लेवल पे वर्क करना ही पड़ेगा, और धात्वाग्नि लेवल पे वर्क करने के लिए हमें जैसे कहना चाहिए ना, नागकेशर दिया या हमने दीपन पाचन दिया, या उसके अलावा जो मैंने आपको एक्स्ट्रा ये बता रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो हमें अग्नि को प्रोड्यूस करना है, जो हम हाँ, जनरल पूरे रस से प्रोड्यूस। लेके आम से जी, स्टार्ट करके पूरा पूरे धात्वाग्नि, हाँ मेदोपाचक चालू करना पड़ेगा, हाँ मेदोपाचक तक पूरा के। हमें, हाँ धात्वाग्नि पे पहले आप काम करते करते फिर इस तरह से जो है उसके मानसिक स्तर को हमें सही लेके आना है। तो मानसिक स्तर पे वर्क करने के लिए मैंने आपको बताया कि वहाँ अश्वगंधक का भी रोल है, तो वहाँ जटामांसी का भी रोल है, और वहाँ पारसी केवानी का भी रोल है, तो फिर वहाँ ज्योतिषमती का भी रोल है। ठीक है मैम, तो इस और तरह से इसमें वहाँ पे लीवर अगर, हाँ लीवर हाँ फंक्शनिंग का भी थोड़ा सा रोल होगा ना मैम, जैसे पक्का जैसे पक्का पक्का पक्का, क्योंकि तो वो तो, हाँ हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है ना मैम। हाँ हाँ हाँ। पित्तधरा कला, लीवर, हाँ आपको सब कुछ मैनेज करना है उन्हीं ये उसमें, कान नाक कि में डलने का पेशेंट को कुछ नहीं कैसे होता। ठीक कर सकते हैं। तो तो इसमें इसके बारे में आपको, आरोग्य हाँ वर्धिनी भी हाँ ऐड करना पक्का पक्का पड़ेगा। पक्का, ताम और वो सार और किट का विभाजन तो हमें तुरंत चाहिए ही वहां पर ना, इसलिए। बाकी और लोग हम्म। हैं, अभी और लोग का भी थोड़ा और सा इसमें हम लोग वो लेते हैं जी। जी जी तो मैम मेरे हिसाब से आपने जी 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 जो ट्राइग्लिसराइड बताया ना मैम, अगर वो जी स्पेसिफिकली हाँ उसके मैम। लिए आई है तो बहुत हाँ अच्छी बात है, क्योंकि आप स्ट्रेस से लेके लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। लेकिन जी थोड़ा सा जी मैं बता दूं, कोलेस्ट्रॉल में जी से हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड डिफरेंस जी कैसे करता है कि हमारे जो भी हार्मोन्स, सेल्यूलर जो भी सेल्स है, मतलब जैसे मैडम ने तो हम्म बहुत अच्छी तरह से सब बताया, लेकिन पर्टिकुलरली कभी कभी यकृत और पेनक्रियाज, मतलब हमारा जो स्वादुपिंड है, ये दोनों की हम्म फंक्शनिंग, माल न्यूट्रिशन और माल फंक्शनिंग की वजह से भी ट्राइग्लिसराइड लेवल कभी कम नहीं होता है। तो आपको वो हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि कहीं गलती से पेनक्रियाटाइटिस नहीं है ना। अभी दूसरी चीज, हमारे का आहार का मल स्वरूप है मल मूत्र, और उसका जो धातु स्वरूप है वो रस धातु है। इस पेशेंट की आप हिस्ट्री निकालिएगा, ये पूरी तरह से, मतलब जब आपने बोला कि उनका हिस्टेक्टोमी वगैरह करके, तो ये पूरी संप्राप्ति पहले रस दुष्टि रस, फिर उसके बाद में उसकी सामता कंप्लीटली कभी डिसॉल्व ही नहीं हुई है। और इस वजह से जो भी आगे के धातु है, मेद धातु तक या आगे के धातु तक, ये सामता और ये अग्निमानदेव आगे बढ़ते रहा, जिसकी वजह से पहले उसका गर्भाशय, क्योंकि कैसे रहता है मैम कि रस धातु और उसको विक्षेपण करने वाला व्यान वायु, तो हाँ सब मैम। जगह पे जब वो प्रक्षेपित करता है, सब जगह पे वो पोषण करता है। और उस वक्त में अगर वो साम रस धातु है या साम जो हमारा पोष्य और पोषक जो धातु का अंश रहता है, और आगे भी अगर वो सामता रहती है, तो उसका, क्योंकि हृदय की नाड़ियां भी और गर्भाशय दोनों जगह पे आपको पर्टिकुलर दृष्टि दिख रही है। तो आप इनकी फैमिली का हिस्ट्री निकालेंगे ना, इनका एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल होगा, इनका रात का खाना, वो काफी सारे फैक्टर्स है जिसमें अभी नहीं बात करूंगी। लेकिन अगर आप जैसे मैडम ने बताया, तो वो सारे द्रव्य इतने बेहतरीन काम करेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली आरोग्यवर्धिनी और भूम्याम्ल की, ये भूम्याम्ल की और पेनक्रियास पे एक पर्टिकुलरली मैं एक और चीज यूज कर, शरपुंखा कैरी होती कि नहीं सर को पूछ लीजिएगा, लेकिन जहां पे भी ट्राइग्लिसराइड लेवल कम नहीं होता है, वहां पे पेनक्रियास को भी आप कंसिडर करिए, और आरोग्यवर्धिनी खाली पेट दीजिए। खाली पेट देने से आपको जो भी बहुत अच्छी तरह से, जैसे मैडम ने बताया, सार्किट विभाजन अच्छी तरह से हो जाके अग्नि पे काम करके अच्छा रस धातु जब बनेगा, तो इसका, और सबसे मेन स्टैटिन्स बंद कर दीजिए मैम, उनके स्टैटिन्स जो भी है वो उसको बहुत दिक्कत देंगे, क्योंकि स्टैटिन्स में 300 समझा नहीं मैम मुझे। हेलो। उसकी ट्राइग्लिसराइड लेवल कम करने के लिए उसको दिया होगा ना कुछ द्रव्य, हाँ हाँ, ट्रीटमेंट बहुत दी सारे। होगी। तो मैम हाँ उसका 10-10 साल लेने के बाद में भी कभी टीजी लेवल और एचडीएल लेवल कभी कम नहीं आता है। लेकिन आप अपना मेदोपाचक, अपना जो भी शोधन चिकित्सा वगैरह करेंगे ना, पहले स्टार्टअप में अपना लिपिड प्रोफाइल कराइएगा, 3 महीने में आपको डिफरेंस नजर आएगा। मैडम ने जो द्रव्य शोधन बताया गया जो भी, शोधन चिकित्सा में मैं क्या करूँ मैम, मतलब स्टार्टिंग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो मैंने ये जैसे आम पाचक से मैंने लेके बताया ना पूरा। मैम, नागकेशर वगैरह, ये दीपन पाचन, आप पहले हाँ दीपन पाचन हाँ से शुरुआत करिए। ओके। हाँ और सबसे मैं पहले ट्रीटमेंट शुरू कराने से पहले जो भी आपने हिस्ट्री लिया, आपने अपनी एंगल से लिया, अभी सब एंगल की रस दुष्टि, रस का जो मल है उसके हिसाब से ऑलरेडी गर्भाशय उसका निकल चुका है, आप बोल रहे थायराइड उसका जो भी है वो टैबलेट वगैरह चल रहा है, तो ये सारे और अच्छी तरह से आप हिस्ट्री लेके फिर शोधन और फिर ट्रीटमेंट शुरू करें, तो आपको पर्टिकुलरली पता चलेगा कि अगर अपान क्षेत्र में काम करना है तो बस्ती अच्छा काम करेगा, अगर आपको पित्त के ऊपर काम करना है तो विरेचन अच्छा काम करेगा। लेकिन आप पहले हिस्ट्री बहुत, मतलब ट्रीटमेंट तो आपको, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो पता चल गया है, लेकिन अगर आप शोधन करेंगे तो पेनक्रियास और लिवर, कभी कभी हिपेटोमेगाली रहता है, कभी कभी पेनक्रियाटाइटिस रहता है, तो उसका टीजी लेवल इजीली कम नहीं होता है। किडनी फेलियर की पेशेंट में जैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत हाई, इवन मेरे
पास में 800 कोलेस्ट्रॉल के भी और 1600 के भी पेशेंट आ चुके हैं। तो ये पेशेंट जिसका एल्डोस्टेरॉन है, किडनी, ये फंक्शनिंग, ये हार्मोन सारे, तो हमारे हिसाब से संप्राप्ति मेद धातु की दृष्टि इसी के हिसाब से होती है। लेकिन हमें जानना जरूरी कि एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन, ताकि हम ड्रग ऑफ एक्शन जो भी है पहले उसको कंट्रोल कर ले, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और आप बिंदास केस ले लीजिए मैम, बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे पाएंगे। वो एलोपैथिक खा के परेशान हो चुकी होगी। जी मैम, और मैंने उनका, जैसे आप बोल रहे हैं ना, मैंने डिटेल हिस्ट्री उनका लिया, तो सभी टेस्ट जैसे वो लेके आई थी फाइल, खाली उनका प्रिस्क्रिप्शन घर में रह गया था, जो कि अभी रिसेंटली उनको लिख के दिया था उनके हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट ने। तो वो बता रही है जैसे अभी उनका आहार विहार सात्विक है, मैंने बताया जैसे मैम रात को अभी 9। है, लेकिन आप उनका है ना शायद 10 साल पहले, 15 साल नहीं पहले। मैम, ये हाँ इनका अभी जैसे वो 50 इयर्स की है, तो ये उनका 25 साल पुराना सा इनका वैसे चालू है लाइफ स्टाइल, वो और जो मैं ओबेसिटी बताई। भी नहीं है उनकी। बिल्कुल भी नहीं है मैम, और उनका वो योगा प्राणायाम और वॉकिंग सब चालू रहता है उनका। तो इसी कारण ओके मुझे वो कहाँ से दृष्टि हुई है, ठीक है, अब मुझे उनका अग्निमांद्य मैम जीवा एक वगैरह बात देख। बोलूं, हाँ मैम। स्ट्रेस है ना मैम, स्ट्रेस ये किसी भी हाँ पैरामीटर में, मनो और स्रोतस हम देख नहीं सकते, गिन नहीं सकते, लेकिन स्ट्रेस इंड्यूस कॉर्टिसोल डिस्टर्बेंस जो है, पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल, आप स्टडी करिएगा, वो हाँ कॉर्टिसोल जो है मैम, वो ट्राइग्लिसराइड लेवल और कोलेस्ट्रॉल कम नहीं करता है। मैं ओबेसिटी पे काफी काम करती हूँ, और हाँ पर्टिकुलरली मैंने मेरा खुद का केस स्टडी काफी किया है। तो जहां पे भी आपको कॉर्टिसोल डिफरेंस नजर आएगा, कॉर्टिसोल हाई ग्रेड में होगा, तो ओके। ये स्ट्रेस की वजह से रहता है। और ये नॉर्मली जो भी है, वो कहाँ पे कुछ दिक्कत है, वो बॉडी को, ब्रेन को बताता है कि भाई यहाँ पे आपका फंक्शनिंग कम है, तो आप यहाँ पे ये हार्मोन भेज दो। लेकिन जब ये निरंतर कंटिन्यूस चालू रहता है, मतलब इन शॉर्ट आपको बताऊं कि कुछ स्ट्रेस बहुत अच्छे होते हैं, जैसे आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो वो स्ट्रेस जी इंड्यूस आपसे एक्सरसाइज करवाता है, तो वहां पे आपका मेटाबॉलिज्म चेंज होता है। लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद में आपको नॉर्मल, मतलब कार्डियो करने के बाद में आपको नॉर्मल हार्ट रेट भी लाना पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड टेम्पररी कॉर्टिसोल सिक्रीजन। लेकिन जो लॉन्ग स्टैंडिंग कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है, विच इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड, जिसे हम हमारे सिर्फ शास्त्र आयुर्वेद में ही उसके रिजल्ट्स है, क्योंकि बाकी जगह पे स्ट्रेस के लिए कोई वैल्यू नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, ओनली आयुर्वेदा हैज गॉट, ओनली प्राणायाम हैज गॉट। तो वो तो चीज है जो फैक्टर आप हाँ बिल्कुल भी, क्योंकि आपने बताया उसका आइडियल रूटीन है वो भी काफी साल से, तो वो चीज ट्राइग्लिसराइड क्या मैम, पूरा कोलेस्ट्रॉल, पूरा कार्डियक पैथोलॉजी, और आपने क्या बोला, वो सिस्टिक थी, मतलब वात प्रकोपित जन्य ही संप्राप्ति मल्टीपल सिस्ट फॉर्म कर सकती है, लेकिन उससे वो प्रदर में गई है या क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन वात जन्य ही संप्राप्ति होगी। तो इस वजह से हाँ ये मैम, फैक्टर को प्रदर आप था जरूर उनको, कंसिडर प्रदर करिएगा। था उनको, हाँ। प्रदर था। फिर हम्म बाद में जैसे उनको मेनोपॉज आ गया, या एलोपैथ के डॉक्टर के पास जा जाके उनको मेनोपॉज आ गया बाद में। अभी तो हम्म मेरे पास अभी अभी आई है। तो बोले फिर उसके बाद भी जैसे मेनोपॉज आने के बाद उनको सडनली जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, तो उस कारण फिर उन्होंने सब तो मैम ड्रग्स इन्वेस्टिगेशन काफी लिए होंगे उन्होंने, उन्होंने मॉडर्न के ड्रग्स लिए होंगे, जिसकी वजह से मेनोपॉज के बाद में विड्रॉल सिम्टम कुछ दिखा होगा, जो ब्लीडिंग अनकंट्रोल होने की वजह से गर्भाशय निकाल दिया होगा। आप प्रॉपर हाँ तरीके से ये करिएगा, क्योंकि थायराइड भी, उसका कोलेस्ट्रॉल भी, और ये सारी चीजें अगर आहार जन्य हेतु नहीं है, विहार जन्य नहीं है, तो ये मनोवा 200% हाँ होगा कि मेरे से हो लिख के सकता है लीजिएगा। मैम, बिल्कुल। क्या, तो और मैम मैं वहां पे अभी आपको, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये स्टार्ट करती हूँ मैम, पाचन दीपन चालू कर देती हूँ पूरा, यस, धातु से लेके आम हाँ पाचन, और फिर बाद हाँ, में एक आरोग्य वर्धिनी ऐड कर देती हूँ, और यस, नाग केशर, और एक नाकेश, अनुलोमक जैसे करा। अनुलोमक हम्म, के लिए एक हाथ मतलब विरेचन जैसा, क्योंकि गंधर्व विरेचन हत्या की भी चलेगा अगर डेली में करना है तो, लेकिन हाँ, नस से जरूर दीजिए अगर उसका ऐसे कुछ हिस्ट्री मिलता है तो। नस से मुझे वो भी यहाँ नहीं रहती मेरे पास, उनको बोलना पड़ेगा, घर घर में लेने के लिए तो बोला है। फिर मैडम अनुसेल ओंकार, से जो मैं मैडम ने बताया ना प्राणायाम, उसमें हाँ ओंकार और प्राणायाम का बहुत इंपॉर्टेंस है, और वो मैम, एज अ ओमकार तो ट्रीटमेंट। करती ही है उनका ओमकार भी है उनका उसमें। मैम जैसे लेकिन वो बताती, तो मेडिटेशन करती है 1-1 घंटा, सुबह 4 बजे से उनका रूटीन रात को इतना है। सोते समय गाय सिद्ध घृत दे दीजिए, या फिर प्लेन घृत दे दीजिए, गोघृत, रात को सोते हाँ समय नस्य फॉर्मेट में। नस्य, या ठीक है ना मैम। और ठीक है मैम, और विरेचन में ये अपने गंधर्व हृदय की दे दूं मैम? हाँ, उसका अभी प्रकृति वगैरह देखिए, क्योंकि 50+ है, हाँ तो हाँ अभी गंधर्व तक ही चल सकता है। हाँ मैम, ठीक है। और बाकी तो और कुछ नहीं ऐड करूँ ना फिलहाल, उनको फिर नहीं, बाद में देखती हूँ। मैम ने जो बताया एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल वो रखिए। शायद हाँ मेद्य भी कुछ मैडम ने ज्योतिष मत ऐड की, तो तभी मैं बहुत खुश हो गई कि यस, दिस विल एक्ट ऑन टू कॉर्टिसोल, अगर वो इससे हार्मोन रिलेटेड है तो। हाँ मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।
हेलो मैम। हाँ बताइए जी। हेलो मैम, जी मैं पहली हाँ बार ही ज्वाइन हुई हूँ इस संभाषा से जुड़ी जी हूँ। जी मुझे मैम। एक प्रश्न था। मेरी एक पेशेंट है मैम, उसका TSH 25 था। अच्छा अ, उसके बाद में उसको इरेगुलर मेंसेस जी 6 महीने के बाद में आते थे। जी वेट ज्यादा नहीं है, PCOD हाँ है। हाँ और उसके बाद में इसके साथ उसको शैया मूत्र है। शी इज 18 year old। और यस यस उस ये सारी सिम्टम्स लेके वो मेरे पास आई थी। तो उसमें जी कि ऑलमोस्ट TSH भी नॉर्मल लेवल पे आ गया है, उसके पीरियड्स रेगुलर हो गए हैं। अभी USG नहीं किया है, तो देखना पड़ेगा कि USG का रिपोर्ट कैसा आता है, पर पीरियड्स रेगुलर आ गए हैं। पर मैम उसका ना शैया मूत्र जो है वो कुछ कम ही नहीं हुआ है। मतलब जब तक मेडिसिन कंटिन्यू रात देते हैं तो वो बोलते हैं कि ठीक है, पर इन केस कभी मेडिसिन स्टॉप हो जाता है तो उसको यूरिनेशन रात में होता ही है। सबसे पहले तो मैथिली मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना थैंक यू। थोड़ा सा परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हो हाँ और मैम। कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करते हो, कहाँ से हो, आप कहाँ, हम लोग को थोड़ा बताइए सब लोग, फिर अभी हम लोग आपके क्वेश्चन का भी समाधान करते हैं जी। हाँ हाँ मैम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मैथिली टिकेकर पूना में प्रैक्टिस करती हूँ, शिवणे में मैम। जी और कुछ ही मतलब 4 ही साल हुए हैं मेरे को तो प्रैक्टिस करके। अच्छा मैम ज्यादा अच्छा। अनुभव नहीं जी है। जी हाँ, मैम। पर अभी ये मेरे पास केस आई थी, ये ऑनलाइन कंसल्टेशन, जो अभी मैं कोरोना में ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू था तो उसमें जी आई मैम। थी। तब मैंने उनका कुछ नाड़ी बाकी देखा नहीं था। तो हाँ जस्ट उसकी सिम्टम्स देख के उनको ट्रीटमेंट शुरू किया था, उसका वही हम शोधन। लोग जानना चाहते हैं मैम कि आपने क्या क्या ट्रीटमेंट उसको दिया था, जो कंप्लेन आप बता रहे हो उसके हिसाब से थोड़ा सा हाँ, सबको पता चल जाएगा ना उस आपने क्या क्या ट्रीटमेंट दिया था जी। हाँ मैम, मैंने ना मतलब उसकी सारी लक्षण देख के अपान दृष्टि और कफ, मतलब कफ और वात के ऊपर उसको ट्रीटमेंट दिया था। तो जी उसमें दारू हरिद्रा सितोप्लादी, ये एक चूर्ण उसको मतलब ये जो सर है ना हमारे जमदग्नि सर के, उसमें एक फॉर्मूला है मैम TSH का। तो वो एक जी फॉर्मूला उसको दिया था। एक विओषादी वटी दी थी 1 बीडी। जी और जी उसको भूख ही नहीं लगती थी, तो इसके लिए उसको दीपन पाचन के लिए एक सूंठ, सॉरी, हाँ सूंठ का क्वाथ उसको दिया था मॉर्निंग में। जी तो इससे जी उसका TSH तो कम हो गया। और जी चंद्रप्रभा वटी रेगुलर के लिए मेरे को ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो मैंने चंद्रप्रभा वटी गोक्षुरादि दिया। जी और मैं योगा क्लासेस भी लेती हूँ, तो उसको मैम 12 प्लेन 12 20 सूर्य को आ दिया। नमस्कार मैं खुद ही कराती थी उससे। जी सर। मैम प्लेन 20 को आ दिया। मैम नमस्कार। हाँ हाँ, प्लेन सुंटी नमस्कार को जी। दिया। ओके और थैंक यू। उससे खुद मैंने ही एक्सरसाइज करवा के लिए है मैम। मतलब नौकासन, सूर्य जी नमस्कार, जो भी गर्भाशय के लिए काम करेंगे, तो उससे इतने जी कम इसमें उसको रिजल्ट आ गया। रेगुलर मेंसेस हो गए अच्छा एक बार उसको। हाँ, पर एक बार मैंने उसका USG देखा था, तो उसमें इंडोमेट्रियम की थिकनेस बहुत ही कम थी, 4 mm ऐसे, 4 to 6 ऐसा कुछ था। तो इसलिए जी उसको बाकी भी कुछ दे नहीं सकते थे। ये मैंने लेक्चर में ही सुना है मैम, आपके ही जी यहाँ पे ही एक बार सुना था फेसबुक पे। ये जी मैं फर्स्ट टाइम इंटरेक्टिव सेशन में आई हूँ। तो जी तब मैम ने बोला था कि आप हमेशा याद रखिए कि एक इंडोमेट्रियम थिकनेस कितना है कितना नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रज प्रवर्तन आपको देना है या आपको बस्ती, मतलब ये देना है। वो हिसाब से आप डिसाइड करना चाहिए। तो उसको एक बार सिर्फ वो बस्ती के लिए भी रेडी नहीं थी। तो उसको एक ही तिल तेल का उस पाउच मिलता है विद्यानंद का, तो वो उनको दिया। तो उस एक बस्ती में उसको एक 10 days बाद एक ही दिया मैम, मात्रा बस्ती। तो 10 दिन के जी बाद उसकी पीरियड्स आ गए। तो ये सब मतलब जैसे उसकी रिजल्ट्स आने लग गए, तो मेरे को समझ में आ गया कि हम कफ और वात के ऊपर जो मैं काम कर रही हूँ तो वो जी ठीक है। जी पर वो उसका शैया मूत्र जो है मैम वो कम ही नहीं हो रहा है। उसके लिए मैंने उसे विषद तिंदुक वटी दिया था। जी तो और जी उसके साथ क्या दे सकते हैं, या मेरा कुछ जी गलत हो रहा है तो वो भी आप मेरे को कितने बता दिन से दीजिए मैम। तुम लोग कितने दिन से चंद्रप्रभा कितने दिन चलाई है आपने? अभी उनको 2 महीने हो गए उसको, उनको। हाँ मैंने विषतेंदुक देखी। लगातार चल रही है? क्या मैम? विषतेंदुक लगातार चल रही है क्या 2 महीने से? नहीं नहीं, अब स्टॉप कर दिया क्योंकि उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। चंद्रप्रभा कितना चला है? 2 महीने? हाँ 2 महीने और 1 बीडी ओनली।
ठीक है। और अच्छा, हाँ मैम आप कंप्लीट कीजिए फिर मैं बता। नहीं नहीं, आप बताइए मैडम, श्रुति मैम प्लीज बताइए। जी मैम। नहीं मैम, वो पीसीओडी का भी केस है ना, तो आप जो बताना चाहते हैं आप बताइए, मैं तो शैया मूत्र के लिए ही बस बोलूंगी, हाँ, आप बाकी तो शैया मुझ के लिए ही बोलिए। अभी अभी आप शैया मुझ के लिए बोलिए मैम। कफज वातज लेके चल रहे हैं आप। हाँ ठीक है, तो अभी मतलब आपने शैया मूत्र सोच के, अच्छा सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि ये रेगुलर 18 साल की बच्ची है, तो लगातार ये प्राइमरी न्यूरेसिस है कि सेकेंडरी है? मतलब क्या बीच में हिस्ट्री लीजिए तो ये बीच में क्या ऐसा वेट वेटिंग बंद हुआ था इसका, कि नहीं कंटिन्यूएशन में बाय बर्थ नहीं चलता बंद आ हुआ रहा है? है, नहीं बंद हुआ है मैडम। वो ना नियो टैबलेट लेती थी, टैबलेट उसकी मॉम ने उसमें मेरे भी को बताया। विषकेंदु की है मैम, आप हाँ भी हाँ वही दे रहे हो, उसमें भी वही है। नहीं तो जब और मैं हम्म। हाँ, इसका मतलब हाँ ठीक है, हम बात करते हैं, मतलब हम ये समझना चाहिए ना कि फिर किस पे काम करना चाहिए। तो हाँ, ये प्राइमरी है, मतलब लगातार चलता आ रहा है बाय बर्थ। उन्होंने मेरे को 8 साल के बाद से बताया है बाय बर्थ, तो मेरे को मैं उनको पूछूंगी। हाँ, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैम, कि ओके बच्चा लगातार बाय बर्थ अभी तक बेड बेटिंग करता है। वैसे संभावना नहीं है कि नहीं करता होगा, क्योंकि इतने साल में उन्हें ऑब्वियसली ट्रीटमेंट कराया होगा। तो जब हाँ हाँ सेकेंडरी एनेलिसिस शुरू हुआ तो कौन सी एज में शुरू हुआ? जब वो हुआ तो क्या उसने जगह बदली, स्कूल बदला, कुछ पेरेंट्स के साथ, कुछ उसने दूसरे कुछ वीडियोस या कुछ फैमिली में कुछ उसको हैरेस मतलब क्योंकि वो लड़कियां मैम बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं, आपको पर्सनल हिस्ट्री भी लेनी पड़ती है, हम्म कि बॉयज के साथ भी जनरली हो जाता है, और इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है, चाहे मानसिक ले ले, आहार ले ले, विहारज भी ले ले, जैसे कृमि वाले लक्षण भी देख सकते हैं। और यदि आपको कृमि जन्य ऐसे कुछ नहीं निदान समझ में आ रहे हैं, उसके लक्षण नहीं समझ में आ रहे हैं, तो फिर हमको पर्सनल हिस्ट्री पे जाना पड़ता है। पर्सनल हिस्ट्री में बच्ची से भी आपको पर्सनली नहीं मिला आ रहे बच्चे मैं ये अभी समझिए। ये 2 महीने के बाद में अभी वो आई थी यहाँ पे, तो पर्सनली मिली हूँ मैं उससे। और एक बात मैम, मैंने उनको स्ट्रेस मतलब ये भी फैक्टर पूछा कि डरती है क्या, स्ट्रेस कोई है क्या, एग्जाम का किससे स्ट्रेस है, पूछा आपने? उससे ही पेशेंट से। मम्मी पापा के सामने? नहीं, उसके मॉम को मैंने एक बार पर्सनली बात की थी फोन पे, तब उन्होंने मेरे को ये चीज बोली मैम, कि मेरे माँ और बाप उसके से अलग पापा हिस्ट्री के। लेनी पड़ती है बच्चे की, बच्चे से अलग हिस्ट्री लेनी पड़ती है उससे, ओके एक बार में कभी देते नहीं। कभी ओके कभी ये बहुत प्लेटफॉर्म पे बोले, लेकिन ऐसे क्योंकि आते हैं केसेस, और ऐसे बहुत बार ऐसे चांसेस होते हैं जब आप बच्चे से लेंगे, आप उसके मोबाइल की हिस्ट्री लेंगे, आप उसके फ्रेंड सर्कल की हिस्ट्री लेंगे, ऐसे कह दिया उस कब कई बार तो ऐसा होता है कि दूसरा बच्चा पैदा हुआ और माँ बाप ये बोलने लगे कि मैं तो उसको ज्यादा प्यार कर रहा हूँ, या कुछ भी, तो भी उनके दिमाग में अच्छा इतना स्ट्रेस होता है, इतना फियर होता है स्कूल में पास होने का, माँ बाप से प्रेशर, हर चीज का, तो बच्चों को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। प्लस किसी ने क्या कुछ बैड टच था, ये सारा हिस्ट्री आपको प्रॉपर लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप कृमि का भी चिकित्सा बात कर सकते हो, तो जैसे टैबलेट नीमो बहुत अच्छा टैबलेट है मैम, जनरली उससे रुकना होता है तो रुक ही जाता है, फिर उसके बाद हम चलाते रहते हैं। लेकिन जो आप विष मुष्टि बोल रहे हो, ये हम कुछ एक महीने लगभग लेते हैं और उससे चल जाता है। अब आपने तो इससे असर नहीं हुआ आप बोल रहे, फिर चंद्र प्रभावती आपने यूज की, यदि हम कुछ ऐसा सोचते हैं क्लेश जन है तो वो भी नहीं होगा। तो मैम आप थोड़ा सा दूसरे उस पे जा सकते हो, मेरे हिसाब से तो आप प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे तो हम प्रॉपर चिकित्सा कर पाएंगे। हम समझेंगे कि हमको नर्व्स को मतलब नर्व्स को ब्रेन पे काम करना है, और फिर लास्ट आएगा हमारा वो किडनी पे काम करने वाला, लेकिन हमको समझ में ये आना चाहिए हमको नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करना में ब्रेन पे काम करना है, कि हमको इस पे सॉरी ये कृमि पे काम करना है। लेकिन फिर भी अभी आप सारी चिकित्सा इकट्ठी करके चला सकते हैं, जैसे शंख पुष्पी वगैरह ब्राह्मी का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, आप टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं, और इन्हीं तेल का जैसे आप नस्य भी दे सकते हैं, मालकांगनी और बादाम रोगन मिला के इसका नस्य भी दे सकते हैं। अपान वायु पे भी काम कर सकते हैं, तो आप नाभि पूरन भी कर सकते हैं। ज्योतिषमती तेल सेम, ज्योतिषमती तेल भी और मालकांगनी उसी को,
कहते हैं उसका नाभि पे भी कर सकते हैं, उसका तेल का पिचू भी नाभि पे रख सकते हैं। तो हम अपान वायु पे भी काम करेंगे, ब्रेन पे भी। एक ब्रेन के लिए, ठीक है, ब्रेन नर्व्स के लिए, एक अपान वायु पे काम करने के लिए। आप चंद्रपरा भी चला रहे थे तो उसको रेगुलर रख सकते हो, प्लस एक कृमि का, कुछ भी कृमि कुठार रस। कृमि कुठार रस दिया है मैम मैंने इस बार कितना उसको। दिन हुआ है? अभी उसको 20 डेज हुए होंगे शायद, अभी वो आई थी बीच में। अग्नि वगैरह देख लीजिएगा कैसा क्या है, फिर विहंगारिष्ट वगैरह के अनुपान के साथ आप चला सकते हैं। ऐसा आप सब कुछ कर सकते हैं। एक चंद्रप्रभा वटी और सोमनाथ रस का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए, आपको अरिष्ट फॉर्म में देना है, नहीं तो बायविडंग वगैरह का चूर्ण फॉर्म में देना है, प्रकृति के अनुसार और अग्नि के अनुसार आप ये सारी चीजें कीजिए। उसके पहले हमेशा आप एक बार मतलब बच्चे से जब हिस्ट्री लेके आप कंफर्म हो जाएंगे ना, तो हमारा चिकित्सा में पता ही होगा कि हमको क्या देना है। तो आप ये देख लीजिए, यदि आपने कभी कृमि का नहीं चलाया तो एक बार कृमि का भी चला सकते हैं। और हाँ, अपन वायु का अनुलोमन जरूरी है मैम। कुछ भी चीज दे रहे हैं आप, अनुलोमन बिल्कुल आप उसका कोष्ठ देखिएगा आपको। ये अभी कंक्लूड करिए ना, कंक्लूड करिए ना, अभी सेशन करने का टाइम। मुझे एक और आप उनसे ये क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कि जो बेड वेटिंग का पैटर्न है, ये कुछ पर्टिकुलर टाइम ऐसा होता है जब कंटिन्यूस, जैसे एग्जाम टाइम में, या तो वो भी मैम आप कर लीजिए, तो उस पे आप कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि ये स्ट्रेस फैक्टर से है क्या। बाकी कृमि और मेद्य चिकित्सा तो मैम शुरू कर ही देनी चाहिए, लेकिन हाँ, रूट कॉज फाइंड आउट करना जरूरी है। तो प्रॉपर काउंसलिंग भी आपको लगातार करनी पड़ेगी मैम इसमें। और अगर मैम उनका डे पैटर्न का यूरिन मतलब जो रहता है वो कैसा है, वो भी आप पता करिएगा कि दिन में भी उनको अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन होता है क्या। तो वो दिन में चीज नहीं, भी आप इस उम्र में रात में ही होता है जनरली, लड़कियों में मिलता है मैम। नहीं, बेड वेटिंग नहीं मैम, बट अनकंट्रोल्ड यूरिन, जैसे उसको एकदम रश करना पड़ता है, अगर यूरिन का उसको प्रेशर आता है, तो ऐसा कुछ तो नहीं है, तो फिर हम उस पे भी जा सकते हैं कि हाँ। लेकिन मोस्टली मुझे ये स्ट्रेस फैक्टर और या फिर कृमि का यही लग रहा है, तो मेद्य और कृमि चिकित्सा तो आपको कर ही देनी चाहिए। बाकी आप जैसे श्रुति मैम ने कहा तो वैसा कर लेना चाहिए जी मैम। आपको नाभि में अभी सोने जाने दीजिए ना प्लीज। कल कर लेते कल क्योंकि सुबह 6 बजे लेक्चर होता है, मुझे 4 बजे उठना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू मैम। सब लोग सो जाइए, कल और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत मजा आया आज। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू अनुरिता मैडम, अच्छे से सो जाइएगा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। एवरीबॉडी। अंजना मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, नमस्कार।